गुड मॉर्निंग ऑल माय एसवी एटम्स। व्हाट्सअप बच्चे, क्या हाल चाल है? फटाफट से मुझे चैट में बताओ वेदर ऑल ऑफ यू कैन हियर मी और नॉट, so that we can very quickly get started with our yet another session, जो कि हम बाउंस बैक स्प्रिंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने रखा है BBS। आज की सीरीज में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं जो कि हमारी ग्रेड 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बच्चे, ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल इजी चैप्टर है ना। जितने मर्जी नाम ले लो इस चैप्टर के, काफ़ी आसान और सिंपल सा चैप्टर है। और खुशी की बात यह है कि जितना आसान ये चैप्टर है उतना ही आसान एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो बच्चे, आज की क्लास में मैंने टोटल लगभग, जब मैंने जेई मेन 2022 के जून और जुलाई अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देखे तो टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारी शिफ्ट सारे पेपर को मिलाकर। तो अगर ऑन एन एवरेज में बात करूं तो बच्चे, हर पेपर में आपका एक क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो है ही है ना। कई पेपर में 2-2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं केमिकल काइनेटिक्स के, बट हाँ, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको अपने पेपर में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स से। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, फीवर हो रखा है थोड़ा सा, और गला खराब है, नाक वाक सब बंद हो चुका है, तो थोड़ा सा आज मैम की एनर्जी लो रहेगी, ठीक है। तो स्पैमर्स को मैं पहले ही हाथ जोड़ के विनती कर देती हूँ, आज कम स्पैम करना, ठीक है। जिनसे तुमने 200 रुपये दिया ना, आज बस मैम की खातिर उनको 200 रुपये वापस कर देना। आज मेरी डांटने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आज मेरी बहुत सारी क्लासेस बैक टू बैक, सो मेनी क्लासेस आर देयर। आपका यूट्यूब का सेशन है, फिर मेरा प्लस का सेशन है, फिर एक और यूट्यूब का सेशन आप लोगों के लिए प्लान किया है। सो बैक टू बैक क्लासेज है, इसीलिए प्लीज़ कृपया करके आज है ना स्पैम मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है स्पैम करते ही मैम हो जाती है, मतलब है ना गुस्से में आ जाती है मैम। तो आज हिम्मत नहीं है डांटने की, थोड़ा स्लो स्पीड से बढ़ाऊंगी, थोड़ी जोर से नहीं बोलूंगी, क्योंकि है ना थोड़ा सा फीवर हो रखा है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेस एनर्जी के लिए माफ़ करिएगा। बट हाँ, कोशिश ये करूंगी कि जितना भी कंटेंट रिक्वायर्ड है, जिससे आपके जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट, चाहे आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फोकस कर रहे हो, जितना भी कंटेंट रिक्वायर्ड है कि आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप 100% उस क्वेश्चन को कर आएँ, एंड दैट टू बिल्कुल सही कर आएँ। आपके 4 नंबर आ जाएं केमिकल काइनेटिक्स में। इतनी थियरी, इतने क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में करा दूंगी। तो अगर आप में से कोई एक बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ, तो प्लीज़ छोड़िए मत। जितना करा रही हूँ मोर देन एनफ है। मेन में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर श्योर बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी ये चैप्टर आता है तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 1.5, 2, 2.5 घंटे में 1:30 बजे तक का टाइम है। तुम्हें पता है 1:30 बजे मेरी प्लस की क्लास होती है, 11:20 हो चुके हैं, तो हमारे पास 2 घंटे 10 मिनट का टाइम है। इस 2 घंटे 10 मिनट आएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज द बैच, एंड बहुत जल्दी हम लोग आपसे मिलने वाले हैं अहमदाबाद में भी, क्योंकि अहमदाबाद का मतलब इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर प्लेस। क्लोज मतलब 6-7 घंटे का रास्ता है, बट स्टिल विल डेफिनेटली ट्राई टू कम एंड मीट यू गाइज इन अहमदाबाद। तो जितने भी बच्चे इस रीजन के अराउंड है ना, विजयवाड़ा भी खुल रहा है सेंटर, बट यहाँ हम जाएँ थोड़ा कम चांसेस हैं, बहुत दूर है हमारे घर से। तो अहमदाबाद डेफिनेटली हम लोग आपको मिलेंगे। सो आज की क्लास में देखिए, ये 20 क्वेश्चंस, देयर आर अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए, अच्छा 16 रिपीट हो गया, 21 क्वेश्चंस है, ओके। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 21 क्वेश्चंस जो आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करने हैं। और एक और बढ़िया सी चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। एक और बढ़िया सी चीज़ मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट, देख रहे हो थैला साथ लेके आई हूँ मैं अपना। थैले में दवाइयाँ ववाइयाँ हैंकी वैंकी रख रखा है क्लास में जब ज़रूरत हो। तो चलो मैं तुमको हाँ, हम ये बात करने वाले थे कि देखो, ये प्रॉपर क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने रेडी कर रखी है, दिख रहे हैं। ये प्रॉपर क्वेश्चंस की लिस्ट है कि कौन कौन से क्वेश्चंस से डायरेक्टली पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में पूछे जा सकते हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। भगवान का नाम ले लीजिए। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। आज मैं एडवांस लेवल का नहीं पढ़ा रही हूँ, आई वोंट बी टीचिंग यू एनीथिंग जो एडवांस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एडवांस के लिए लिटरली मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं टू स्टडी फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मेन के लिए कुछ 6-7-8 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे सवाल पूछता है। तो पहले हम मेन लेवल का कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहली चीज जो बच्चों को पता होनी चाहिए, क्या आप जानते हैं कि हम किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे डिस्कस करते हैं? वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चे, रेट का मतलब होता है कि स्पीड, एक ऐसी स्पीड जिससे या तो रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं या जिससे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। सो द पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर इज समहाउ रिवॉल्विंग अराउंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चे, या तो आप रिएक्टेंट की टर्म में बात कर सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट की टर्म में बात कर सकते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं ROR लिख देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? यू बेसिकली हैव टू स्टडी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि भैया क्या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, कितने टाइम में, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। और आपको इसको एक और चीज से डिवाइड करना पड़ता है, विच इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने वाली जो बात है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर मेरी रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन दे रखे हैं तो दैट इज ओके, आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर मेरी रिएक्शन में गैसेस दे रखी हैं तो आई कैन, फॉर गैसेस आप पर्टिकुलरली प्रेशर की भी बात कर सकते हैं। मतलब वॉट एवर इज द चेंज इन प्रेशर of the reactant or whatever is the change in pressure of the product divided by time taken divided by the stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient उसी reactant या product का लेना है जिसकी आपने concentration में change लिखा है। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई? एक और चीज याद रखिएगा बच्चे, जब भी आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को रिएक्टेंट के लिए यूज करेंगे तो आपको एक नेगेटिव साइन डालना होगा आगे, मगर जब भी आप इस फॉर्मूला को एक प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे तो यू डू नॉट हैव टू पुट एनी साइन, मतलब आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन सिंपल लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट, याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन की रेट मतलब किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा। तो अगर रिएक्टेंट लोगे तो आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट टू मेक श्योर कि रेट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव आए। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है या नहीं? क्लियर है? आपको एक बात बताऊं, कई बार ना ऐसे बच्चे ये सोचते हैं कि ना मैम इतना बेसिक क्यों पढ़ा रही है, बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो यार, मैम हमको आता है, हमारा 20 दिन बाद पेपर है। बट लेट मी टेल यू बच्चे, जब आप जेईई मेन के सवाल देखोगे ना तो लिटरली बहुत बेसिक टॉपिक से भी इन्होंने सवाल पूछ रखे हैं, वहाँ पर आप मार खा जाते हो। तो थोड़े ये जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड होता है कि ना हाँ ये तो हम कर ही लेंगे, तो उसको थोड़ा सा कम रखो। ठीक है, 20 दिन है, 20 दिन में जितनी मेहनत कर सकते हैं अच्छे से करो, बिकॉज वहीं से नंबर आपके मिलेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है 2A टू फॉर्म 3B। ठीक है, एक कोई भी मैंने रैंडम रिएक्शन ले ली जहां पर 2A टू फॉर्म 3B। अब मैं आपसे पूछूं कि चलो बच्चे मुझे करके बताओ व्हाट इज द रेट, हाउ विल यू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस 2A टू फॉर्म 3B। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो क्या मैं लिख दूं -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट ऑफ रिएक्शन है तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग रेट तो सेम निकलना चाहिए। तो जब B के टर्म्स में लिखोगे तो लिखोगे 1/3 dB/dt, और ये दोनों क्या कहलाएंगे? दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? और अगर इसी को मैंने प्रेशर की टर्म्स में लिखा होता तो मैं ऐसे लिखती -1/2 dPA/dt, मतलब चेंज इन प्रेशर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को मैं क्या लिखती 1/3 dPB/dt, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज इन प्रेशर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है? दिस इज क्लियर। अब इसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि बच्चे जो भी हमारी रिएक्शन का रेट होता है हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। याद है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब अगर मैं रेट को मेजर कर रही हूँ ओवर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है ओवर अ पर्टिकुलर, जो भी स्पेलिंग है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। एक टाइम के इंटरवल में मतलब 10 सेकंड से लेके 25 सेकंड तक क्या रेट निकला उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मगर अगर मैं लिखूं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि 17वें सेकंड पे रिएक्शन का रेट निकालने को बोला जाएगा, सो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात भी सबको अच्छे से समझ आ गई है? दिस इज क्लियर।
अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना, देखो यहाँ पर टाइम प्लॉट कर रखा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट कर रखी है. सपोज करो दे हैव गिवन यू अ प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कॉन्सेंट्रेशन लेट अस से कोई भी एक रिएक्टेंट की दे रखी है और कह रहा है कि डिक्रीज हो रही है. अब अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है, इस T1 T2 टाइम के बीच का जो इंटरवल है इसमें बताओ रेट कैसे निकालते हैं. तो हम कहेंगे मैम T1 पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, T2 पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप करोगे कॉन्सेंट्रेशन है T2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन है T1 डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा T. इसको बोल देंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. मगर अगर मैंने कहा कि एक T डैश टाइम पे बताओ कि व्हाट इज द रेट, तो हम कहेंगे T डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है. फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट की स्लोप ले लो, ये जो स्लोप आएगी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको क्या कह देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. 2018 में और 2021 में इसी ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछा गया था. 2023 में पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. सो इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है. इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीडीएफ नहीं मिला, चलो मैंने भेज दिया था, मैंने जैसे ही सेशन खत्म हुआ मैंने भेज दिया था, बट अगर गोकुल ने अपडेट नहीं किया होगा तो मैं अभी उसको रिमाइंड करा देती हूँ. आफ्टर योर सेशन ही विल क्या कहते हैं, अपलोड द पीडीएफ. ठीक है, मैं बोल देती हूँ. फाइन. चलिए, कितने घंटे का लेक्चर है? 1:30 तक लेक्चर चलेगा. 1:30 से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि 1:30 पे मेरी प्लस की क्लास है, तो 1:30 इज़ द लिमिट. उससे पहले हो जाए तो बढ़िया, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा. ठीक है, तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसके बाद मैं एक नया टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. केवल बच्चे ये पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, ये 10 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला सब टॉपिक तो यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं. दिस इज द फर्स्ट सब टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, रेट कितने प्रकार का है. इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए बच्चे, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बच्चे रट के चले जाते हैं, और जब जेई मेन का सवाल बनता है ना, तो वो कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा घुमा के पूछता है. फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि स्टोइचियोमेट्रिक से डिवाइड करना था या नहीं, नेगेटिव लगाना था या नहीं. इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनना. बच्चे, किसी भी रिएक्शन में डिसअपीयर कौन होगा? किसी भी रिएक्शन में डिसअपीयर कौन होगा? रिएक्टेंट. यानी कि जो हमारी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, हम ये किसके लिए डिफाइन करेंगे? केवल मैं रिएक्टेंट के लिए डिफाइन करूंगी. अगर मुझे किसी भी रिएक्शन की रेट लिखनी होती तो मैं हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकती हूँ, मगर जब भी मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना होगा तो मुझे हर रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग अलग हो सकता है कि भाई एक रिएक्टेंट कितनी देर में डिसअपीयर हो रहा है, कितने अमाउंट में डिसअपीयर हो रहा है, दूसरा कितने अमाउंट में डिसअपीयर हो रहा है. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा. ये जो रेट, इसको पूरा नहीं लिख लूंगी, इसको बस ऐसे लिख दूंगी. ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, इतनी चीज क्लियर है कि मैम ये रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है ना. अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगी, तो क्या मैं लिख दूं व्हाटएवर इज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिक्रीज होगी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है. यहाँ पर आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यू डू नॉट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सेम इज द केस विद रेट ऑफ अपीयरेंस. अगर मैंने एक नया लिखा APPEARANCE. अब एक बात बताओ, अपीयर कौन होएगा? अपीयर कौन होएगा? केवल प्रोडक्ट. तो अगर मैं लिखूं कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस का क्या फॉर्मूला होएगा, ये आ जाएगा व्हाटएवर इज द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज द टाइम टेकन, कि कितने टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी. ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. अब एक सिंपल से सरल सवाल आपका पूछा जाता है कि बताओ बच्चे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस. एंड लेट मी टेल यू, जेईई मेन 2022 में इसका सवाल जो है वो पूछा गया था. आई विल टेल यू जेईई मेन 2022 का दूसरा सवाल पूछा गया है. बस 2 मिनट के लिए और सुन लो, फिर आई विल शो यू द क्वेश्चन. जेईई मेन 2022 जून अटेम्प्ट का सवाल है. सुनिए बच्चे, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन सिंपली बी रिटन एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट. देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का,
एंड सेम रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, रिएक्टेंट का। याद रखिएगा, दिस इज द simplest relationship between the rate of reaction and rate of appearance and rate of disappearance. So rate of reaction can be written in the terms of rate of appearance divided by stoichiometric coefficient of the product, which can be written as rate of disappearance divided by the stoichiometric coefficient of that particular reactant. और जब भी हम रेट निकालेंगे, जब भी मुझे रेट निकालना है, तो रेट को निकालने के लिए या तो मैं मोल्स की टर्म्स में निकाल सकती हूँ, या फिर प्रेशर की टर्म्स में निकाल सकती हूँ, या फिर मोलैरिटी की टर्म्स में निकाल सकती हूँ। याद रखिएगा, रेट को निकालने के लिए या तो मुझे मोल्स चाहिए, या प्रेशर चाहिए, या फिर मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। केवल इन्हीं तीन की टर्म्स में आप इस रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? सबको अच्छे से समझ आ गया? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? तो मुझे बताओ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जेईई मेन 2022 का। अच्छा, आज ना हमारे घर में लाइट नहीं है, ठीक है, फाइल सेव कर लेते हैं। आज हमारे घर में ना लाइट नहीं है, तो पता नहीं चलेगा कब तक ये इन्वर्टर चल रहा है, मतलब ये चल रहा है ये यूपीएस, तो ख़त्म ना हो जाए ना, इसलिए मैं पहले चलिए कैन यू ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन। ये जेईई मेन, ये जो क्वेश्चन है, आई नो बहुत जल्दी हो गया कि मैंने आपको कह दिया इस क्वेश्चन को करें, बट स्टिल एक बार इफ़ यू कैन ट्राई इट विल बी ग्रेट। कैन यू प्लीज ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन। ये जेईई मेन 2022 का सवाल है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समय लीजिए और आंसर करिए। समय लीजिए, आंसर करिए। कह रहे फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन Γ1A प्लस Γ2B टू फॉर्म Γ3C प्लस Γ4D। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है। कह रहे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C चेंजेस फ्रॉम 10 to 20 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब इन 10 सेकेंड। यानी कि C की क्या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दे रखा है। आगे देखिए, कह रहे हैं द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D इज 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। क्या एक बात बताओ, आपको एक ही क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। आगे देखो, कह रहे द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड टू बी 9 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब। Therefore, the rate of reaction is, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखा रही, the only reason I wanted you to look at this question is, अभी मैंने आपको कितने 10 मिनट हुए ना क्लास स्टार्ट करते हो, और मैंने बोला कि मैं उतनी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी जिससे मेन में सवाल बनते हैं। क्वेश्चन को उसने इतना घुमा फिरा कर दिया, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ है कि आपको पता हो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दैट्स इट। क्योंकि इसने Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 अननोन दे रखा है, तो हमारे पास पहली कंडीशन आ गई कि मुझे गामा निकालने हैं, और ये जो डेटा दे रखा है उससे मेरा गामा निकल जाएगा। लास्ट में मैं यूज करूंगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मान लो मेरे को डी के बारे में बात करनी है तो Γ4, तो आपको किसी तरह Γ4 कैलकुलेट करना है। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई? दिस इज क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन बोनस मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। नहीं करके देखो, क्यों बोनस क्यों मिलना चाहिए? आ रहा था इसका आंसर, मैंने निकाला था, इसका आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो C की इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है कितना 10, C की फाइनल वैल्यू दे रखी है 20, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। बढ़िया। कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, D का, इज 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, ठीक है, विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, विच इज 2 टाइम्स द, अच्छा मेरे ख्याल से ये दे रखा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये सारा डेटा दे रखा है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D निकाल, D की रेट ऑफ अपीयरेंस भी दे रखी है, द रेट ऑफ अपीयरेंस D की ये वैल्यू भी दे रखी है आपको 9 मिलीमोल, तो ये तो आ जाएगा ना। क्या दिक्कत हो रही है तुमको? हो तो जाएगा ये, डन। सो इस तरीके का आपका सवाल पूछा जाता है। अब ये देखना कितने बच्चे स्पैम कर रहे हैं। आपका 45 डेज क्रैश कोर्स से जेईई मेन हो सकता है। भैया अगर तुम करने वाले हो ना, तो अब तक तुम्हें 45 डेज क्रैश कोर्स कर लेना चाहिए था। अभी भी तुम डाउट कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई और अच्छा ऑप्शन है तो प्लीज़ कर लो यार।
मैं तो दोबारा बोल रही हूँ, जितना मैंने लास्ट ईयर 45 डेज क्रैश कोर्स में कराया था, ठीक है, और जितना हम बाउंस बैक स्प्रिंट में करा रहे हैं, चाहे 45 डेज क्रैश कोर्स फॉलो कर लो, चाहे बाउंस बैक स्प्रिंट फॉलो कर लो, करने वाले बनो बच्चे। लास्ट ईयर भी उस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। मतलब अभी भी तुम डाउट कर रहे हो तो फिर कैसे होगा? डाउट करोगे तो कैसे हो जाएगा? तो अब तो टाइम ही नहीं है ना डाउट करने का, अब तो करने वाले बनो। जितना जल्दी करोगे उतनी मतलब उतना चांसेस बढ़ते जाएंगे सिलेक्शन होने के, समझ रहे हो? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, विच वी हैव डन, है ना। पहला क्वेश्चन अभी कर लेना सॉल्व, नहीं होता तो मैं करा दूंगी क्योंकि टाइम की कमी है, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके करा देती, बट लॉजिक हिंट मैं सबके देती जा रही हूँ, ये हम करते चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम सीधा एक नए टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चे, जिसको बोलते हैं रेट लॉ। और लेट मी टेल यू, रेट लॉ से भी रिलेटेड जेईई मेन 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, और ये क्या बना रहा है? ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। सपोज आई हैव अ रिएक्शन AA प्लस BB टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो बच्चे रेट लॉ ये कहता है कि जो भी किसी भी रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेस टू दी पावर, सम पावर को हमें उनको रेस करना पड़ता है, और वो जो पावर है वो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करनी पड़ती है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखकर दिखाऊं तो वो ये कहता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट विल बी इक्वल टू K टाइम्स A की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय B की कॉन्सेंट्रेशन। अब A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर A नहीं करेंगे, उसकी कुछ पावर कर देंगे X, B की कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर कर देंगे Y। ये X A के इक्वल हो सकता है, Y B के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इनके बीच में एज सच हम देख के नहीं बता सकते, क्योंकि ये X और Y की जो वैल्यू है ना, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। इस X को बोलते हैं बच्चे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, कि A के कॉरेस्पॉन्डिंग उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है उसको X बोलते हैं, Y को क्या बोलते हैं? दिस इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। और अगर मैं पूछूं कि बच्चे व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? X प्लस वाई। और इस X प्लस वाई की जो वैल्यू है ये हम केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमिन कर सकते हैं, है ना। वी कैन डिटरमिन दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ओनली। क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? दिस इज क्लियर। अब अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैम रेट इज इक्वल टू K इंटू सम कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर सम X, तो क्या आपको नजर आ रहा है ये X की वैल्यू जो है ये डिसाइड करेगी कि K का यूनिट क्या होगा? क्या ये आपको समझ आ रहा है कि द यूनिट ऑफ K इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो मैंने X की वैल्यू 0 कर दी, मैंने कहा कि अगर रिएक्शन 0th ऑर्डर की है ना, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, तो रेट क्या होता है? रेट का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डोंट यू थिंक K इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर 0, तो ये 1 हो गया। तो क्या आपको नजर आ गया कि K की वैल्यू, K के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स, समझ गए? तो K की जो यूनिट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है। क्या ये छोटी सी बात भी सबको अच्छे से क्लियर हो गई? दिस इज ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लो। अब 2 के लिए मैं आपको याद रखने को कहूंगी, है ना। जैसे अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो याद रखिए K का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K का यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स। अगर मेरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो K के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? पर मोल लीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? पर मोल लीटर पर सेकेंड। ये प्लीज 2-3 मतलब वैल्यूज हैं, वैसे तो फॉर्मूला होता है जिनसे आप निकाल के देख सकते हो, बट हाँ कई बार क्या होता है ना, पेपर में यूनिट्स को देख के आपको पता करना होता है, K की यूनिट्स को देख के आपको पता करना है कि ये जो डेटा है क्या ये 0 ऑर्डर के लिए दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दे रखा है, या फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए दे रखा है। ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? ठीक है। अब एक नया सवाल मैं आपको कराती हूँ, विच इज द सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाता है, विच इज नोन एज कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट करने का तरीका, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिनसे आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो दिमाग में आएगा कि के यूनिट से कैलकुलेट कर लो। भाई अगर के जो दे रखा है वो सेकेंड इनवर्स दे रखा है, या मिनट इनवर्स दे रखा है, डे इनवर्स दे रखा है, या आर इनवर्स दे रखा है, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। एक दूसरे टाइप के जो सवाल हमारे पेपर में बनते हैं वो क्या कहेगा एक रिएक्शन है जैसे 2a + b ये c + d बना रहा है, ठीक है। कह रहा है कोई एक रिएक्शन हमको दे रखी है और हमने ना केमिकल स्टडीज करी, हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, 4 एक्सपेरिमेंट हमने किए और उन 4 एक्सपेरिमेंट्स में ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, और जब हमने ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन कुछ ली तो रिएक्शन का रेट हमको दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल ए लिया 0.1, बी लिया 0.1, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, रेट दे रखा है 6 × 10⁻⁻3, ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है। फिर आगे दे रखा है कि ए दे रखा है 0.3, बी दे रखा है 0.2, ठीक है, और रेट की कुछ वैल्यू दे रखी है 7.2। चलो मैं करके दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना, × 10⁻⁻3। आगे देखिए 0.3, 0.4, ये है 0.3, ये है 0.4, ये है 0.4, ये है 0.1, और वैल्यू दे रखी है 2.88 × 10⁻⁻1। ये रटना नहीं है, ये तो मैं वैसे एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, ठीक है, और 2.40 × 10⁻⁻2। अब आपको बस इतना ही डेटा दे रखा है, मतलब इसको बोलते हैं टेबल वाले क्वेश्चन। आपको केवल इतना ही डेटा दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि बताओ व्हाट विल बी द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस वैसे तो आपके स्कूल टीचर्स ने एनसीईआरटी में कराए होंगे, है ना, ये एनसीईआरटी का सवाल है। बट अब हम इस क्वेश्चन को जेईई में कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, अपने को टेबल वेबल से ज्यादा मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि जब a 0.4 है और b 0.1 है, आपको कोई एक ऐसी कंडीशन देखनी है जहां पर a या b में से एक को फिक्स कर दो। तो मैंने केस नंबर 1 और केस नंबर 4 देखा, मैंने कहा b यहाँ पे भी 0.1 है, b यहाँ पे भी 0.1 है। तो जब मैंने b को सेम रखा, a को 4 गुना करते वक्त जब मैंने a की कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना करी तो मेरा रेट कितना हो गया, 6 4 24, रेट 4 गुना हो गया। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि a की पावर 1 होनी चाहिए, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में a की पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने रेट की मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a को 4 गुना किया और रेट भी 4 गुना हो रहा है, दिस मीन्स पावर ऑफ a कितनी, 1, यानी कि व्हाट विल बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, 1। ध्यान से देखना, ऑल्दो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दे रखा है, बट स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये डिसाइड नहीं करता कि व्हाट विल बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, है ना, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसी को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर। ध्यान से सुनिएगा, कई बार ये पेपर में पूछता है, ये जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है ना, इसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर। इसको भी क्या बोल देंगे, पार्शियल ऑर्डर। तो समझ आ गया ए का कैसे निकालना है। तो अब बी का निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी देखो यहां पर दोनों साइड ए सेम है, जब बी को मैंने 2 गुना किया, बी को 2 गुना किया तो देखो रेट हमारा 4 गुना हो रहा है, बी को 2 गुना करने से रेट हमारा 4 गुना हो रहा है। तो अगर बी को 2 गुना करने से रेट 4 गुना हो रहा है तो वो तभी पॉसिबल है ना जब बी की पावर 2 हो जाएगी। तो क्या इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। एंड लेट मी टेल यू, मैं अभी सवाल करके नहीं दिखा रही, एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया है। लेट मी टेल यू, ठीक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 7 8 9 नहीं, रुको, 10 11 12 नहीं, 13 नहीं, 14 15 नहीं। ये देखो बच्चे 16वां क्वेश्चन, जेईई मेन 2022 का ये जो 16वां क्वेश्चन है, दिस इज सेम सिमिलर क्वेश्चन जो अभी हमने किया, जहां ऑर्डर पूछा है, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO निकालना है, जस्ट टू प्रूव कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद 20वां सवाल, आज की क्लास का 20वां सवाल, एज्यूमिंग 1 नहीं 20वां नहीं होगा, 19वां सवाल, ये रहा 19वां, the reaction between x and y is first order with respect to x and 0 order with respect to y। ये डेटा दे रखा है, examine the data of the table and calculate the ratio of numerical values of m and l। वही चीज है, देखो क्या किया, अभी हमें क्या दे रखा था, ऊपर ऑर्डर नहीं दे रखा था, हमसे ऑर्डर कैलकुलेट करवाया था।
अब इन भैया ने ऑर्डर दे दिया और पूछा है कि ये जो अननोन m और l की वैल्यूज है पता करके बताओ। मतलब सेम पैटर्न पे दूसरा सवाल, ये जेई मेन जुलाई अटेम्प्ट का सवाल है और ये जो पहले वाला था ये भी दोनों जुलाई अटेम्प्ट में सवाल पूछे गए थे। तो समझ गए द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको कह रही थी कि इस पे फोकस करके जाना। सो दीज आर द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्या ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई? एक बार मैं चैट्स देख लेती हूँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, चिंदी क्वेश्चन है। देखो बच्चे, मेरे पास अगर टाइम होता ना, मतलब लिटरली आई रियली वांट टू से दिस थिंग कि अगर जेई मेन को बहुत सारे दिन बचे होते ना, आई वुड हैव लिटरली सॉल्व्ड ईच एंड एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन इन क्लास विद यू गाइस। क्योंकि जब हम बाउंस बैक करा रहे थे तो आई होप यू ऑल्सो रिमेंबर कि मैंने एक एक क्वेश्चन को क्लास में कराया था। ठीक है, बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन है, क्योंकि आपको एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, यू हैव टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कम से कम 3 आप चैप्टर्स पर डे कवर करोगे, तब जाके इन 20 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इसीलिए आई एम नॉट हैविंग दिस मच टाइम कि मतलब मेरे पास स्टिल टाइम है, बट आप बच्चों के पास टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाऊं। मैं आपको बता रही हूँ कि दीज आर द टॉपिक्स, वो पूरे टॉपिक डिटेल में करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। अब आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास के बाद ये क्वेश्चंस करने की कोशिश ज़रूर करना। बच्चे, ग्रैंड फिनाले बैच में भी ऐसे ही हो रहा है कि मैं अगर 2 क्वेश्चंस एक टॉपिक के लेके जा रही हूँ ना, तो एक अपनी क्लास में करती हूँ, एक बच्चों को होमवर्क देती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके देखो, थोड़ा सा शॉर्ट में करके देखो, आंसर आएंगे। बट कभी नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी स्पेशल क्लास में आओ या कॉमेंट्स में लिख दो। आई विल बी टेकिंग सम सेशंस जहाँ पर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो डोंट वरी, वी हैव दैट मच टाइम, वो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए मैम प्लीज़ नोट्स शेयर कर दो। ओके, मैं नोट्स अभी बोल देती हूँ। बच्चे, मैंने सारे PDF सेंड कर रखे हैं मेल पे, बट आई विल रिमाइंड द कंसर्न पर्सन गोकुल कि वो एक बार दोबारा कर देंगे। ठीक है, ओके मैम, आई गॉट IIT Delhi EC 2022 ड्यू टू यू। आई वॉन्ट टू मीट यू एंड आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड निशान सर, प्लीज टेल हाउ कैन आई मीट यू। अरे बच्चे वाह बस तुम हमसे कभी भी मिलो ना तो एक मिठाई का डब्बा ले आना, वो भी आधा किलो का ले आओगे तो भी हम खुश हो जाएंगे, 250 ग्राम का ले आओगे तो भी हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब तुम लोग हमें याद करते हो, यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। अभी रिसेंटली हम लोग जयपुर गए थे, तो वहाँ पर एक बच्चे ने ना, मतलब वो बच्चा आया जब लास्ट टाइम मुझसे मिला था, ही वॉज अ ड्रॉपर। ठीक है, लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिला था वो 12th में था। उसने बोला था कि मैम मैं ड्रॉप लूँगा, मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। तो उसने लास्ट ईयर बाउंस बैक देखना शुरू किया था एंड ही टोल्ड मी कि मैम जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा ना, ही प्रॉमिस्ड मी दिस थिंग कि मैं आपके लिए ना एक छोटा सा रोज़ लेके आऊँगा विद दिस प्रॉमिस। ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको रोज़ दूंगा। मैंने कहा मैं वो रोज़ तभी एक्सेप्ट करूँगी जब तुम प्रॉमिस करते हो कि नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे तब बाउंस बैक के सारे सेशंस देख चुके होगे। तो इस बार जब वो बच्चा मुझे जयपुर में मिला, उसने अपने फ़ोन में सारे स्क्रीनशॉट दिखाए। वो जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो ना, वैसे लाल 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 लाइन आपके आगे जाती रहती है ना, आगे चलती रहती है। तो उस बच्चे ने ना, वो जब पूरी रेड लाइन पूरी हो जाती है, यानी कि जब पूरी वीडियो उसकी कवर होगी ना, उसने तब के स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे। तो उस बच्चे ने मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाया, फिर इतने सारे उसने स्क्रीनशॉट दिखाए कि मैम देखो मैंने सारा बाउंस बैक कंप्लीट किया, अब रोज़ ले लो। तो बड़ा अच्छा लगा कि जब आप बच्चे प्रॉमिस करते हो कि हम करके दिखाएंगे एंड फाइनली यू अचीव दैट थिंग, तो मतलब टीचर्स को लिटरली बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक यही मतलब एक वो ऐसा फैक्टर है जो टीचर को और अच्छा पढ़ाने के लिए ना मोटिवेट करता है, राइट। चलिए, तो हमने 2 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए, दोनों टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैंने आपको करा दिए। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज़ अबाउट द एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये 10-15 मिनट की थियोरी है, उसको थियोरी की तरह समझना, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते, तो ध्यान से सुनिए बच्चे। हमारे पास जो रिएक्शन होती है उनको हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, जिनको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। फर्स्ट इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन, जिनको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। ये वो रिएक्शन होती हैं जो एक ही स्टेप में हो जाती है। मतलब इन रिएक्शंस के होने के लिए मुझे कोई इंटरमीडिएट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सुनो, फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना कि मान लो ये रिएक्टेंट है, ये सीधा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए, उस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट ज़रूर बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, दैट इज़ ओके, मगर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्री, दीज आर नोन एज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात। मान लो मैंने आपको कहा है कि AA
प्लस बी बी, ये प्रोडक्ट बना रहा है और आपको मैंने दिया है कि बच्चे ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो बच्चे आप बिना किसी कंफ्यूजन के ये लिख सकते हो कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। हम x और y लिखते थे ना, मगर अगर मेरे रिएक्शन एलिमेंट्री है सो आई कैन सिंपली राइट द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हियर। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रोवाइडेड दैट ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होने चाहिए ये सिंपलेस्ट इंटीजर्स होने चाहिए। दे हैव टू बी सिंपलेस्ट इंटीजर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। तो क्या मैं बोल दूं, वट एवर इज द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट विल बी इक्वल टू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2021 में सेम इसी तरीके का सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब मान लो मेरे पास जो दूसरी काइंड ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो मोर देन वन स्टेप में होती हैं, यानी कि इनके अंदर इंटरमीडिएट बनता ही बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऑर्गेनिक में आपने सुना होगा ना ये रिएक्टेंट, ये है ना, ऑर्गेनिक में आपने सुना होगा कि एक हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, लेट अस से यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है। तो पहले ये देखो इस तरीके की रिएक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जो ऊपर वाली पहाड़ी होती है ना, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। इवन दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। जो बीच का डिप आता है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये हमारा स्टेप 1 है, मतलब ये पूरा स्टेप 1 हो गया, यहाँ से यहाँ स्टेप 2 हो गया। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, समझ गए। तो अगर रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होती है तो उस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, ए प्लस बी टू फॉर्म प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू द पावर वाई। कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट आप ए और बी के इक्वल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। इस एक्स और वाई की वैल्यू केवल हम एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा एक तीसरा टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। बच्चे किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी याद रखेगा केवल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। और ये जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, ELEMENTARY, केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही वैलिड है। मतलब जब भी मैं मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करूंगी आई विल डिफाइन इट ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कहते हैं भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जहां पर एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, बच्चे कितने मॉलिक्यूल्स आकर आपस में टकराते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कम एंड कोलाइड विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर। हेलो बच्चों, व्हाट्स अप। सो बच्चे दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का सेशन जो मैं आप लोगों के साथ उस दिन ले रही थी, बट बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल इशू उस दिन घर पे लाइट चली गई थी, सो आई कुड नॉट कंटिन्यू द क्लास। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर क्लास फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, सो दैट जो टॉपिक उस दिन हमारे बच गए थे आज हम उसे कंप्लीट कर ले, ठीक है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद है मैंने आपको लास्ट तक एक बहुत ही प्यारी सी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होता है बच्चे मॉलिक्यूलैरिटी, राइट। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। हम लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बताया था, एंड देन आई थिंक वी वर देयर एट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। और जब हम किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी को डिस्कस करते हैं तो मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए थे कि बच्चे ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये प्रैक्टिकली हम नहीं निकालते, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि बच्चे कितने मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली आकर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम डिस्कस करते हैं द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एक बात बताओ, जितने पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो क्या कभी नेगेटिव पार्टिकल्स कोलाइड कर सकते हैं? नहीं। क्या कभी 0 पार्टिकल कोलाइड कर सकते हैं? नहीं। क्या कभी फ्रैक्शनल पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं? नहीं।
यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू ना तो कभी जीरो होगी, ना नेगेटिव होगी, ना ही कभी फ्रैक्शन होगी, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कई बार सवाल आपसे जेईई मेन में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू INTEGER, ठीक है ना, इसकी वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। इट विल नीदर बी जीरो, इट विल नीदर बी नेगेटिव, इट विल नॉट बी अ फ्रैक्शनल इंटीजर, ठीक है, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? दिस इज क्लियर। और बच्चे हद से हद ये देखा जाता है कि मॉलिक्यूलैरिटी या तो 1 हो सकती है कि एक ही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए, या मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो सकती है। और हद बच्चे हम ये मान के चलते हैं कि केवल 3 पार्टिकल्स आके कोलाइड करेंगे, तब तक वो कोलिजन जो है इफेक्टिव कोलिजन कहलाती है। अगर आपने इससे ज़्यादा, मतलब इफ़ यू आर टेकिंग मॉलिक्यूलैरिटी 4, तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही स्टेप में 4 मॉलिक्यूल्स आके कोलाइड करें, वो थोड़ा टफ होता है। तो जनरल मॉलिक्यूलैरिटी अगर आपको दिखेगी, वो या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? इतना अच्छे से क्लियर हो गया तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। चलिए एक सिंपल सी रिएक्शन का मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें याद हैं, हमने जो पिछले वाले सेशन में पढ़ा था। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जहाँ पर X रिएक्टेंट्स जो हैं वो Y टाइम्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ R एंड P आर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड X एंड Y आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब एक बात बताइए, अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, तो क्या आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ R, which will be equal to rate of appearance किसका? प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया? Y। क्या ये बात भी सबको अच्छे से क्लियर हो गई? दिस इज डन। जब आपका ये जो डिफरेंशियल रेट लॉ वाला पार्ट है अगर वो क्लियर हो चुका है, सो नाउ फाइनली वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर बच्चे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिटरली बहुत सारे सवाल आपके पेपर में आते हैं। तो टॉपिक डालिए INTEGRATED, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस। मतलब अब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरीके के सवाल आपके जेईई मेन के पेपर में पूछे जाते हैं वो सवाल मैं आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करने वाली हूँ उसको बस एक बार समझना। डिफरेंट टीचर्स जो हैं, डिफरेंट बुक्स जो हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपके टीचर्स ने आपने जिन बुक्स में से पढ़ा है, जो भी टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ करी है दैट इज़ ओके, बट मेक श्योर आपको पेपर के टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। मान लो मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी आवाज़ के लिए सच में बहुत सारा सॉरी, मुझे ना बहुत गंदे वाला कोल्ड हो रखा है, नाक बिल्कुल बंद है ना, मतलब अजीब सी आवाज़ तो मैं आ रही होगी, एक भारी भारी सी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा फीवर हो रखा है, इसीलिए एनर्जी भी थोड़ी सी लो लग रही है मैम की, ठीक है। और मतलब अभी वो लाइव चैट्स में देख नहीं पा रही हूँ ना, तो वो फील भी नहीं आ रही है, बट दैट्स ओके, ठीक है। कोई टाइम मैच नहीं कर रहा था क्योंकि बाकी टाइम पे सब लोगों के यूट्यूब के क्लासेस थे, तो आई थॉट कि आगे प्रोसीड करें, आगे बढ़ें, उससे पहले जो हमारी चीज़ छूट चुकी थी। अब देखो टेक्निकल ग्लिच के आगे लाइट चली गई, इन्वर्टर नहीं चल रहा, उसमें मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो आई थॉट कि जहाँ तक मेरे से बन पाता है मैं बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर दूँ, सो दैट आज में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए बच्चे, आपको जनरली स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा कि अगर t इज इक्वल टू 0 है, तो मान लो A की कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है? A, छोटा a मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप इसको A0 मान सकते हो या A मान सकते हो। तो किसी भी टाइम t पर हम मानते हैं कि ये x टूट गया होगा और ये कुछ x बना होगा। तो A क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। A माइनस एक्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आपको कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा कि जब A जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? A0, ये कुछ नहीं, और t इज इक्वल टू t पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? AT। कई बुक्स में आपको A माइनस एक्स की टर्म्स में दिखाई देगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। कई बुक्स में इसी को A0 मतलब A को A0 लिख दिया और A माइनस एक्स को मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। ये बात ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल अमाउंट की बात करूं तो इनिशियल अमाउंट या तो A होगा या फिर कितना हो जाएगा बच्चे? A0, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट एट टाइम t, उसको या तो मैं A माइनस एक्स कह दूंगी या फिर उसी को मैं क्या कह दूंगी? AT। A माइनस एक्स या AT क्या है? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, ठीक है। चलिए अब एक अच्छी सी चीज,
अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट कंज्यूम्ड, कि अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ, तो ऊपर से नजर आ रहा है कि एक्स अमाउंट कंज्यूम हुआ और इसी को मैं क्या कह सकती हूँ, ए नॉट माइनस ए टी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक भी सबको अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद एक नया हम टॉपिक लेते हैं एंड इससे रिलेटेड लिटरली बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर एक रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है, या अगर एक रिएक्शन 1/4 यानी कि 25% कंप्लीट हुई है, अगर एक रिएक्शन 67% कंप्लीट हो गया, तो आपको पता करना है कि वो रिएक्शन कितने टाइम में 67% कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते थे, यहाँ पर एक नई टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ऐसे सवाल जेई मेन 2022 में खुद आया हुआ है। 67% वाला डेटा वाला जो भी मैंने क्वेश्चन बोला ना, वो जेई मेन 2022 का है, तो उसी के लिए अच्छे से समझते जाओ। जैसे वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते थे, ऐसे यहाँ पर हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का क्या मतलब होता है कि व्हाट इज द अमाउंट कंज्यूम्ड, कितना अमाउंट कंज्यूम हो गया है, व्हाट इज द अमाउंट कंज्यूम्ड, कि कितना अमाउंट यूज हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट टेकन। आपने शुरू में कितना अमाउंट लिया था उसको डिवाइड कर देना, तो कितना अमाउंट यूज हो चुका है, अमाउंट कंज्यूम्ड, ये रिएक्टेंट के लिए डिफाइन करेंगे एट टाइम टी, डिवाइडेड बाय द टोटल इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये बात ठीक है। अब एक बात बताओ, इसी डेटा के लिए अगर मैंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिफाइन किया, तो मेरे पास अमाउंट कंज्यूम कितना है x, और डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट टेकन कितना a, और अगर गलती से इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्या ये बात भी सबको अच्छे से क्लियर हो गई? तो यहाँ से एक नई टर्म डिफाइन करते हैं विच इज टी 100%। टी 100% का क्या मतलब है, एक ऐसा टाइम जहां पर पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 100% रिएक्टेंट जो था वो कंज्यूम हो चुका है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉज करके देख लो, दोबारा रिपीट कर लो, क्योंकि यहाँ से आगे अब बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें एक एक करके चढ़ने हैं। दिस वाज द बेसिक जो मैंने आपका प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, ये ठीक है। अब 2-4 मिनट के लिए ध्यान से सुनो, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट वन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल बनते हैं जेईई मेन में। ध्यान से देखिए बच्चे, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी अल्फा। मान लो उसने पेपर में पूछा कि 67% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बताओ 67% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक बात बताओ, जब टाइम t इज इक्वल टू टी अल्फा है तो at की वैल्यू क्या मैं a माइनस एक्स लिख सकती हूँ? ये तो अभी पढ़कर आए ना कि द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज नथिंग, है ना, बट a माइनस एक्स। ये बात सही है। अब यहीं से क्या आपको ये नजर आ रहा है कि x इज इक्वल टू a टाइम्स अल्फा। आपको पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू द कंप्लीट डेरिवेशन। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट भी बता दूंगी। ध्यान से देखिए, क्या मैं x को, है ना, कैन आई राइट x इज इक्वल टू a टाइम्स अल्फा, तो क्या मैं at को a माइनस a अल्फा लिख सकती हूँ, एंड इसी a को इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकती हूँ, और इसी a को, a इज द इनिशियल अमाउंट, राइट, तो क्या मैं लिख सकती हूँ at इज इक्वल टू a नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्टली आप पेपर में लगाएंगे। at का मतलब क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट एट टाइम t, दिस इज इक्वल टू द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे 67% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट बचा है 100 मोल्स, ठीक है, शुरू में रिएक्टेंट था 1000 मोल्स, तो ये 1000, ये 100 और ये 67, मतलब पूरी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो रही है? सो ये बात याद रखोगे, at इज इक्वल टू a नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। सब बच्चे एक बार, आई नो कि अभी मैं लाइव नहीं हूँ, अदरवाइज मैं बोलती कि लाइव चैट्स में लिखो, बट अभी भी सब बच्चे एक बार चैट में लिख दो, at इज इक्वल टू a नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको डायरेक्टली रटना है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, बेस क्लियर हो चुका है। अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे जेईई मेन के फर्स्ट जो जेईई मेन का सिलेबस है उसके अंदर या तो हमसे 0 ऑर्डर काइनेटिक्स पूछा जाता है या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पूछा जाता है। दे डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो मैं 0 और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 ऑर्डर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं मान के चल रही हूँ कि मान लो मेरा रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। और अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो क्या आप बच्चों को ये समझ आ गया कि रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बट रेज टू द पावर जीरो, क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। और क्या आपको ये भी समझ आता है कि रेट को हम कैसे लिखते हैं, माइनस DA/dt। ये बात सही है, रेट लॉ एक्सप्रेशन तो यही कहता है कि रेट इज इक्वल टू माइनस DA/dt, ठीक है। और इसी को मैं K लिख दूं क्योंकि ये 1 हो गया, और दोनों रेट जैसे भी निकालो रेट तो सेम है। क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ माइनस DA/dt इज इक्वल टू K। अब इसको सॉल्व करना है, DA इज इक्वल टू माइनस K इंटू DT, समझ गए। अब इंटीग्रेट करेंगे, जब टाइम जीरो था तो A की कॉन्सेंट्रेशन A0, जब टाइम T था तो A की कॉन्सेंट्रेशन AT। अब NCERT में हो सकता है A और A माइनस एक्स की टर्म्स में भी सॉल्व करो, मैंने आपको बता दिया AX, A0 और AT इनमें क्या रिलेशन है। अब आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरी डेरिवेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके स्कूल टीचर्स ने भी कराई होगी, एंड जब भी आपने पहले कभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा आपके नोट्स में है, बट ये डेरिवेशन अपने को पेपर में काम की नहीं है। अगर कभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अगर वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का क्वेश्चन आया तो ये रटा हुआ है AT इज इक्वल टू A0 इंटू 1 माइनस अल्फा, रटा हुआ है, सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का अत्यंत आवश्यक कॉन्सेप्ट जो डायरेक्टली फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर सवाल आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, पेपर में डेरिवेशन नहीं करोगे, क्योंकि अगर पेपर में डेरिवेशन कर रहे हो भैया इससे अच्छा छोड़कर आ जाओ, ज्यादा बेटर है, पेपर में डिराइव करने का टाइम नहीं है। जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। याद रखिएगा, तभी तो मैंने इतनी देर लगाई, A0, AT, KT क्या क्या चीजें हैं सब कुछ समझा दिया। तो दो फॉर्मूला अभी रटवाए, क्या AT इज इक्वल टू A0 इंटू 1 माइनस अल्फा। ये समझ आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन A की निकालने के लिए, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट α% रिएक्शन कंप्लीशन पे, उसका ये फॉर्मूला है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझसे यहाँ तक पूछ सकते हो। डन है यहाँ तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक काम कहती हूँ कि मुझे ना T 50% निकाल के दिखाओ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो एक फॉर्मूला मैंने रटवाया, वो फॉर्मूला कितना हेल्प करेगा विदाउट एनी डेरिवेशन, कि जब T 50% है तो बताओ व्हाट इज द T 50% फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या मैं सोच सकती हूँ कि AT इज इक्वल टू A0 इंटू 1 माइनस अल्फा, यानी कि AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 इंटू 1 माइनस 1/2, यानी कि A0 डिवाइडेड बाई 2। AT की वैल्यू कितनी, A0/2। अब इसको ऊपर सब्सटीट्यूट करो, A0 माइनस AT इज इक्वल टू K इंटू T, कौन सा, यहाँ पे T हाफ कर देंगे, A0 तो A0 रहा, माइनस A0/2 इज इक्वल टू K इंटू T हाफ। तो यहाँ से नजर आ गया कि T हाफ इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाई 2K। यही जेईई मेन का सीधा सीधा सवाल आता है, दैट यू हैव टू टेल कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसकी वैल्यू होती है A0/2K। हद क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, K की वैल्यू दी होगी, A0 की वैल्यू दी होगी, पूछेगा T हाफ निकाल दो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। डरने की क्या बात है। कल को उसने 50% ना पूछा होता, 60 पूछा होता, 70 पूछा होता, 30 पूछा होता, तो भैया ये फॉर्मूला तो हमेशा एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तो हमेशा एप्लीकेबल है। यू कैन डेफिनेटली यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर एनी T हाफ फॉर एनी रिएक्शन, वो जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्लान ढींग एनी रिएक्शन हो, इस फॉर्मूला को हमेशा आप यूज कर सकते हैं। तभी मैंने इसको लिखवाया अत्यंत आवश्यक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास। समझे हो, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लो। इसी तरह कल को वो कहे कि T 100% निकाल के दिखाओ, तो भैया आप 100% भी निकाल दोगे। कोई कहे T 75% निकालो, या T 3/4 निकालो, T 3/8 निकालो, तो तुम निकाल दोगे, बस अल्फा की वैल्यू जो है अलग अलग पुट करनी है, ठीक है। यहाँ तक सारे सवाल, मतलब सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अब एक अगले टाइप का क्वेश्चन जो आपसे, अब हम ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीधा लास्ट में करेंगे, बट याद आ गया मुझे फाइल सेव करनी है, कीप फाइल सेव। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना मैं लास्ट में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम की है कमी, तो पहले मैं थियरी जो है वो कंप्लीट करा देती हूँ। अब या तो इस तरीके का सवाल आएगा, या जो दूसरा सवाल हमारे पास आने के चांसेस है वो है ग्राफ। बच्चे कई बार ना ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये लोग कहें कि चलो बच्चे मुझे ना ग्राफ बना के दिखाओ रेट
वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बस इतना दे रखा है और कह रहे हैं ग्राफ बनाओ। मैंने कहा हमें आता है, जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो आपको पता है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर जीरो, यानी कि उस रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो भैया जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी ए की कॉन्सेंट्रेशन है, गोली मारो, रेट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ एक्स एक्सिस शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये ग्राफ सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया? इस तरीके के ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जीरो ऑर्डर में दो ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो टी हाफ, टी 50%, टी 70%, टी 80%, टी 90%, टी 100% निकालने को बोल दे, या ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी लगाने को बोल दे, या रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ पूछ ले। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो जीरोथ ऑर्डर से पूछे जा सकते हैं। जीरोथ ऑर्डर क्लियर हो गया। अभी हम इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जरा सामने बड़े ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की भी डेरिवेशन को शुरुआत कैसे करते हैं मैं सिखा देती हूँ, बट डेरिवेशन पेपर में मत करना। 350 रुपए की मैंने चप्पल ली है, जिस बच्चे ने पेपर में डेरिवेशन करी सुन लेना, सीधा ये 350 रुपए की फ्लाइंग चप्पल तुम्हारे मुंह पर आएगी, क्योंकि डेरिवेशन करने से टाइम बर्बाद होगा। इतना टाइम कि तुम किसी और क्वेश्चन में स्पेंड करोगे, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में भी स्पेंड करोगे ना, 10 मिनट कनेक्टिंग, 10 मिनट कह रही हूँ, मतलब 10-15 सेकंड भी कनेक्टिंग द डॉट्स करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? वही की वही कहानी कि एक ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि मैम ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1 है। क्योंकि मैम रेट लिखना तो आपने सिखाया था, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी। मैम चाहे किसी भी फॉर्मूला से निकालो, रेट तो सेम रहेगा, तो क्या आप लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। क्या मैम हम सॉल्व कर सकते हैं 1 बाई ए डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। मैम इंटीग्रल डाल दो, ए नॉट ए टी टी इज इक्वल टू 0 टी ब्ला 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 ब्ला, पूरा का पूरा कहानी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मगर कहानी सॉल्व नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। फॉर्मूला ये कहता है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। ये क्या फॉर्मूला है? दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ये जीरोथ ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था, याद रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? अब या तो ऐसा फॉर्मूला, या फिर अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चे लॉग ले लो दोनों साइड, तो क्या मैं लिख दूं, या इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, इसको लिख दो ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। अब एल एन ले लो, एल एन ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। अगर माइनस हटाना है तो लिख दो एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से या तो ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है, या इससे भी इंपॉर्टेंट आप सीधा ये लिख सकते हो। क्या लिखोगे? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। अब बच्चे मैं आपको वंस अगैन बोलूंगी कि जितने भी बच्चे मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, कृपया करके इन फॉर्मूला को फिंगर टिप्स पे लेकर जाओ। डायरेक्ट सवाल आते हैं बच्चे, डायरेक्ट सवाल। बट अगर तुम डेरिवेशन करोगे, या तुम्हें ये कंफ्यूजन हो रहा है, मान लो है ना, तुम्हें ये कंफ्यूजन हो रहा है ए नॉट ऊपर था, ए टी ऊपर था, ए टी ऊपर था, ए नॉट ऊपर था, ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर मतलब मुश्किल कहानी है। ये तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, 15-20 बार याद करो, बट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 4 फॉर्मूला याद करने को बोले, कौन कौन से? पहला फॉर्मूला जो याद करने को बोला था वो ये कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 माइनस एल्फा, हर जगह एप्लीकेबल है। फिर जीरोथ लॉ का फॉर्मूला बोला ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, बोलने से ही याद हो रहा है, ए नॉट माइनस ए टी इज के टी, ए नॉट माइनस ए टी इज के टी। फिर मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला तुम्हें रटवाया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला ये कहता है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी, या फिर के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। तो ये 3-4 फॉर्मूला हैं जो डायरेक्टली अगर पता होंगे तो आंसर बड़ा आसान आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई तुमको कहे कि बच्चे मुझे ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए है ना टी 50% निकाल के दिखाओ, कि मतलब वो टाइम जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मैंने कहा भैया हमको इतना पता है कि टी अल्फा का मतलब है टी 50/100, जिसका मतलब है टी 1/2,
यानी कि अल्फा की वैल्यू आप कितनी चाहते हो 1/2। मैंने कहा मैम ने सिखाया था AT इज इक्वल टू A0 इंटू 1 माइनस अल्फा। AT की वैल्यू क्या निकालेंगे, A0 है 1 माइनस 1/2 यानी कि A0/2, ये आ गया। ठीक है, अब पुट कर दो, कौन से फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला था ना AT इज इक्वल टू A0। अच्छा ये वाला पुट करना हो तो भी तुम्हारी मर्जी, एक इससे याद रख लो KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ A0 बाई AT। अब AT को मैं क्या लिख दूंगी, A0 डिवाइडेड बाई 2। A0 से A0 गया, लॉग 2 की वैल्यू कितनी 0.3010 इंटू 2.303, ये किसके इक्वल हो गया K इंटू T हाफ, यानी कि T हाफ क्या आएगा 0.693 बाई K। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है, T हाफ मतलब जहां 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर का T हाफ होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ की वैल्यू होती है 0.693 बाई K। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो 100 ले ली, 100 से 50 होने में अगर उसको 30 घंटे लगे तो 50 से 25 होने में भी बच्चों उसको 30 घंटे लगेंगे, 25 से 12.5 होने में भी उसको 30 घंटे लगेंगे, 12.5 से 6.25 होने में भी उसको 30 घंटे लगेंगे। तो एक बात बताओ, क्या आपको नजर आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन तक नहीं जाती, क्योंकि एंड में भी 0.0000 समथिंग तो रह ही जाएगा। इसीलिए याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? सुनना, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ लाइफ। जो दूसरा है इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ एंड सो ऑन। तो कई बार आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि बताओ आफ्टर एन हाफ लाइफ। बच्चों मैं दोबारा बोल रही हूं, जिस तरीके के नोट्स या जिस तरीके का कंटेंट मैं आपको BBS बाउंस बैक स्प्रिंट में दे रही हूँ ना, ये आपके मेन के लिए मोर देन अनफ है। तुम मचा दोगे मेंस में, सारे क्वेश्चंस मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं नोट्स में से आएंगे, मगर इन नोट्स को तुम्हें तसल्ली से करके जाना है। इसमें तुमने गलती करी ना, A0 ऊपर नीचे नेगेटिव प्लस माइनस, तो भैया फिर हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। जितना लिखवा रही हूँ जितना पढ़ा रही हूँ वो सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, तुम्हारी लाइफ सेट हो जानी है। तो अगर पूछे कि आफ्टर एन हाफ लाइफ व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ A अवेलेबल, तो यानी कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T जब n हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है will be equal to the initial concentration A0 divided by 2 raised to the power n। इसकी डेरिवेशन है, ये सिंपल मैथ्स का आपका क्वेश्चन है, मगर वो मैथ्स की डेरिवेशन मैं नहीं करा रही। बस इतना याद रखना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A आफ्टर मतलब n हाफ लाइफ की n हाफ लाइफ हो चुकी है, तो दैट विल बी AT इज इक्वल टू A0 इनिशियल कितनी थी डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर x। क्या ये बात भी सबको अच्छे से समझ आ गई? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ बच्चे रेट की रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मुझे करके दिखाओ। तो आप क्या कहोगे कि मैम रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1, और K तो एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या आपको इतनी समझ आ गई कि अगर कॉन्सेंट्रेशन A की बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन। क्या ये बात भी सबको अच्छे से क्लियर है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लो मैंने आपसे पूछा कि बच्चे आप मुझे ln A का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ln A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्वेश्चन आपको दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम बस ऐसे स्टार्ट करेंगे कि किसी तरह मुझे ln A किसी इक्वेशन में दिख जाए। मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा यार मैम ने ना एक फॉर्मूला सिखाया था, कहाँ गया वो फॉर्मूला? वो ये फॉर्मूला था ना ln A0 बाय A इज इक्वल टू KT। मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैम ने सिखाया था ln A0 बाय A इज इक्वल टू KT, तो इसको मैं लिख दूँ ln A0 माइनस ln AT इज इक्वल टू KT। ln AT को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ, तो मेरे पास बन गया ln A0 माइनस KT इज इक्वल टू ln AT। AT मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, या फिर इसको A बोल दो।
तो क्या आपको ये y एक्सिस पे दिख गया? क्या ये m इंटू एक्स प्लस सी दिखाई दे रहा है कि इंटरसेप्ट आ गया ln a नॉट और ये t के कॉरेस्पॉन्डिंग पुट करना है, तो स्लोप कितनी आ गई? स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ के। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई? ln ऑफ a नॉट। क्लियर है? तो यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ग्राफ दे रखा होगा, पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो आपको पता होना चाहिए के किससे आएगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या मैं कुछ इस तरीके का ग्राफ बना सकती हूँ? ठीक है, ये कुछ इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ से स्लोप निकल जाएगी। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको जेईई मेन में पूछे जाते हैं। समझे हो? क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? कोई बच्चा जिसको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। या तो हमारा सवाल जेईई मेन में जीरो ऑर्डर से आएगा या हमारा सवाल जेईई मेन में फर्स्ट ऑर्डर से आएगा, या कभी कभी हमारे पास ऐसा सवाल आता है कि आपको रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता एंड यू हैव टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई आपको कहे कि बच्चे मुझे उस रिएक्शन का, आपको डेटा दे रखा है, आपको हाफ लाइफ दे रखा है और पूछा जाए कि मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है और आपको नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सुपर इंपॉर्टेंट, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड फॉर जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनना। पहले तो मैं सेव कर लेती हूँ, फाइल सेव, है ना, मुझे सेव करने दो, नहीं तो सुबह वाले भी नोट्स मेरे काफी सारे गायब हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, 2 मिनट। नाक बिल्कुल बंद है तो कंटिन्यूसली, है ना, नाक हेल्प ही नहीं कर रहा सांस लेने में, तो सांस चढ़ रही है। लिखिए, स्टार मार्क करिए, बड़ा बड़ा लिखिए, अत्यंत आवश्यक, अ कॉन्सेप्ट ऑफ आवर क्लास। बच्चे किसी भी रिएक्शन का टी हाफ, आपको जनरली टी हाफ मतलब हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी होगी, द टाइम व्हेन 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो टी हाफ की जो वैल्यू होती है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, याद रखेगा। तो टी हाफ की वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इंटू मतलब ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेरी बात सुनो, आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ए नॉट की वैल्यू दे रखी होगी, टी हाफ की वैल्यू दे रखी होगी, आपको बस सॉल्व करके देखना है क्या एन की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। दैट्स इट, यू विल गेट जेईई मेन का डायरेक्ट क्वेश्चन। So once again, T half will be directly proportional to A naught raised to the power 1 minus N. I will be solving so many questions in front of you so that you get confidence कि भाई these are the kind of questions जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं. But first I really want to wind up the theory, उसके बाद ही हम questions की discussion करेंगे. First order reaction discuss करने के बाद we come on to the next topic जिसका नाम है pseudo, P-S-E-U-D-O, pseudo first order reactions. अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, स्यूडो का मतलब होता है फेक। कई लोग होते हैं ना फेक लोग। स्यूडो का मतलब होता है नकली, है ना, नकली का मतलब होता है झूठा। अब ये मत लिखना मैम आपको इतने सारे कैसे पता है, कई झूठे मक्कार लोग, है ना, हमारे साथ भी लाइफ में मिलते हैं कई बार, है ना, टकरते हैं कभी कभी, जो धोखा दे देते हैं। हाँ, तो अभी मैं आसपास वाले किसी की बात नहीं कर रही, ठीक है, पुराने मतलब कई बार होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जो कि झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बच्चे इसका जो मोस्ट कॉमन मतलब इफ आई टेल यू स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एक बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक एस्टर है CH3COO C2H5 एक्वस। ये एस्टर है, मैंने इसका कुछ मोलर सॉल्यूशन बनाया होगा। जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो मैंने पानी में डाला वाटर लिक्विड, और जनरली हम एसिड की एसिड कैटेलाइज या बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस कराते हैं। मान लो मैंने एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको पता है एस्टर जो है वो टूट जाएगा टू फॉर्म एसिटिक एसिड प्लस द एल्कोहल विच विल बी C2H5OH। ये भी एक्वस बना, ये भी एक्वस बना। ध्यान से देखिएगा, अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस किस बात पे डिपेंड करना चाहिए, वो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, है ना।
वो पानी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए एंड एट द सेम टाइम वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करना चाहिए, ऐसा हमने थियोरेटिकली सोचा। बट हुआ क्या, ये जो हमारा H+ है ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, यानी कि जितना इसका अमाउंट आपने शुरुआत में ऐड किया था लास्ट में भी उतना ही अमाउंट बचा। तो मतलब H+ के अमाउंट पे इस बात, मतलब H+ के अमाउंट पे ये चीज़ डिपेंड ही नहीं करती कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा या कम होगा, क्योंकि कैटलिस्ट ज़्यादा या कम नहीं चाहिए होता ना, कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट है, कम भी ले लोगे तो काम चल जाएगा। तो हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आगे देखिए, अब वाटर, बच्चे ये एक्वस है और ये वाटर, प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता है 55.55 मोलर होती है। ये इतना एक्सेस है कि रिएक्शन करने के बाद भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, है ना। तो क्योंकि पानी की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही है, तो इस बात पे भी रेट डिपेंड नहीं करता कि पानी आपने कितना लिया कितना नहीं लिया, ठीक है। सो अगर आप नजर ध्यान से मार के देखें तो आपको समझ आएगा कि रेट केवल एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। ऑल्दो ये रिएक्शन एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती थी, मगर ये एक नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब लोगों को लगता है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मगर आपको पता है कि इट वाज नॉट सपोज टू बी फर्स्ट ऑर्डर, बट क्योंकि मैंने वन ऑफ द रिएक्टेंट ऐसा ले लिया जो इतना प्योर है, पानी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई है कि इवन आफ्टर द रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग, इसीलिए इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हद ऐसा ही इतना ही सवाल पूछा जाएगा, इससे ज्यादा जब भी स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स के सवाल आए हैं तो वो एडवांस में आए हैं, मेन में ऐसा कोई सवाल अभी तक इन्होंने पूछा नहीं है, और 23-24 में भी पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो कम है। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? यहाँ तक सबको क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस आ गया? तो मुझे बताइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। लेट अस कंटिन्यू फर्दर, अगर यहाँ तक सारी की सारी कहानी समझ आ गई है। डन 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 डन, दिस इज क्लियर, दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। कोई बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब मैं, अच्छा हमारे पास ना कुछ और रिएक्शंस होती हैं, जैसे होती हैं कंबाइंड रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं, कई पैरेलल रिएक्शंस होते हैं। ये सारी की सारी कहानी जो है ना, सारी की सारी कहानी हमारे जेईई एडवांस के सिलेबस के मेन में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं बुक्स में या किसी सो कॉल्ड क्रैश कोर्स में, है ना, सीक्वेंशियल रिएक्शन कोई पढ़ा रहा है, कंबाइंड रिएक्शंस पढ़ा रहा है, पैरेलल रिएक्शंस पढ़ा रहा है, तो भैया ये नहीं पूछी जाती। इवन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी जेईई मेन में पूछे जाने के सवाल जो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू फर्दर। थोड़ा सा और मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में ना मैं, मतलब देखते हैं, अगर लास्ट में टाइम मिला ना तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता दूंगी, बट अभी पहले मैं मेन टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करती हूँ। चलिए थोड़ी सी थियोरी पढ़ते हैं। हमने केमिकल काइनेटिक्स की काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कर लिए। अब मैं आपको एक थियोरी पढ़ाती हूँ जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थियोरी। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद विल कम टू डिफरेंट टॉपिक्स। इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट थियोरी। चलिए ध्यान से समझते हैं बच्चे की ट्रांजिशन स्टेट थियोरी कहती क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थियोरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं ध्यान से। बच्चे ये कहती है कि मैं आप लोगों को एक मैकेनिज्म बताऊंगी, मैं नहीं बता रही, ये थियोरी कहती है कि आई विल बी टेलिंग यू द मैकेनिज्म ऑफ अ बाई मॉलिक्यूलर, कह रही है कि मैंने बाई मॉलिक्यूलर यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेगी और कह रही है कि केवल गैसियस रिएक्टेंट्स हमारे पास होंगे। मान लो मेरे पास दो गैसियस रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में क्लब करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस तरीके के रिएक्शन को मैकेनिज्म देने के लिए हमने एक थियोरी डिफाइन करी जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट थियोरी। बच्चे ट्रांजिशन स्टेट थियोरी ये कहती है कि मान लो पहले एक मॉलिक्यूल था A2, एक और गैसियस मॉलिक्यूल था B2। जब ये आपस में पास आए तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया AB। ये मॉलिक्यूल अपने आप नहीं बना होगा, इस मॉलिक्यूल को बनने के लिए पहले A और A का बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे वीक हुआ होगा, धीरे धीरे B और B का जो बॉन्ड है वो वीक हुआ होगा। एंड जब इन दोनों का बॉन्ड वीक हो रहा था तो धीरे धीरे इनके बीच में जो प्यार मोहब्बत है वो बन रही होगी।
यानी कि एक ऐसा स्टेज आता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। पहले क्या था, पहले ए था, पहले बी था, इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, फिर धीरे धीरे ए का बॉन्ड टूटा, बी का बॉन्ड टूटा, ए और ए का बॉन्ड बनने लगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और फिर जाके ये बॉन्ड दोनों कंप्लीटली टूट गए एंड वी विल बी गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरीके की जो स्टेज बनी जहां पर बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं, इस तरीके की स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। दिस इज नोन एज अ ट्रांजिशन स्टेट। और इसी को हम दूसरे लफ्जों में एक्टिवेटेड, आई विल ऑल्सो कॉल इट टू बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। या तो आप ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। अब एक बात बताओ, इस पूरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ, समझ रहे हो। सो इसीलिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, दिस इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग यू द मैकेनिज्म फॉर मतलब इट इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग यू द मैकेनिज्म ऑफ ओनली वन स्टेप रिएक्शन। दैट इज वाई दिस इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ गए, क्लियर है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्लियर हो गया। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर देयर विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग विल बी टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई तो मुझे बताइए, क्लियर है। अब एक अगला टॉपिक जिसके बेसिस पे लिटरली बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चे मैं दो ग्राफ्स बनाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू ड्रॉ 2 ग्राफ्स। ठीक है, ये टेढ़े मेढ़े नहीं है, मतलब सीधे कर लेना। यहां पर बच्चे मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख रही हूं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर आपकी बुक्स में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जेई मेन में भी कई बार ये डायरेक्शन या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यूज कर लेते हैं। और यहां पर मुझे दे रखा है एनर्जी। ठीक है, यहां पर मुझे क्या दे रखा है, एनर्जी। आई हैव टू डू द प्लॉट ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चे, एक आपको ग्राफ ना ऐसे से मिलेगा, यू विल बी गेटिंग अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, या फिर यू कैन ऑल्सो गेट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस। तो दोनों ग्राफ को समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई पीएचडी तुम्हें कराने नहीं आई। हैड इट बीन अ बाउंस बैक का सेशन, नॉट अ बाउंस बैक स्प्रिंट, तो मैंने पता नहीं कितने टॉपिक्स और कवर किए होते। बट क्योंकि हम बाउंस बैक स्प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हम जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स कर रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है। जो जो चीज़ें डायरेक्टली पेपर में आती हैं वो सारी मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारे क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगी। ध्यान से देखिए बच्चे, शुरुआत में जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हुई तो क्या मैं बोल सकती हूँ दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी है। क्या मैं यहां पर भी बोल सकती हूँ कि दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये बात भी ठीक है। जब धीरे धीरे रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चे, शुरू में रिएक्टेंट की एनर्जी थी मान लो 100, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग समथिंग, रिएक्टेंट की एनर्जी 100 थी। और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है, मान लो कितनी है, 200। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि इस पूरी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट ने एनर्जी गेन करी है। तो क्या आपको ये चीज नजर आ रही है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। आधे बच्चों को तो यही नहीं फिगर आउट करना आता कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कैसे निकालते हैं। आगे सुनिए, आगे सुनते जाइए, एक ही में सारी चीजें करा रही हूं। शुरू में रिएक्टेंट की एनर्जी 100 थी, जब प्रोडक्ट बने तो एनर्जी कितनी बची, 50, यानी कि 50 एनर्जी चली गई। क्या आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। आगे देखिए बच्चे, ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। एंड आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में आप बच्चे पढ़कर आए हैं मेरे साथ कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए। आगे देखिए, सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चे। शुरू में आपके रिएक्टेंट्स थे यहां पर जिनकी एनर्जी थी 100, मगर रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो ऐसे थोड़ी ना कि डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए। सुनो,
जब भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको मैंने बताया ना कि बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, साथ साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, आपको एक ट्रांजिशन स्टेट यानी कि आपको एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू गो टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और भैया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। आई नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स सो दैट वो अपने एक्टिवेटेड स्टेट तक पहुंच सके। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने एनर्जी दी रिएक्टेंट को ताकि वो अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच सके, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर देखिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है एसी, एसी वो घर वाला एसी नहीं है। अब यहां पे आप थे, आपने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी ताकि वो, है ना, ताकि वो पहुंच सके। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने दी इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। पहले तो मुझे बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है ये क्लियर हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है ये क्लियर हो गया। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। जितनी रिएक्टेंट के पास एनर्जी है और जितनी आपने एक्स्ट्रा दी, ये थी यहां तक, आपने इतनी एक्स्ट्रा दी, यहां था आपने इतना एक्स्ट्रा दिया, तो जितना आपने एक्स्ट्रा दिया उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ये बात ठीक है? अब एक बात बताओ बच्चे, आपके पास 100 एनर्जी थी और एक्टिवेशन करने के लिए, है ना, मान लो ये 100 ये 500, एक्टिवेशन करने के लिए ये मान लो 500, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको अगर रिएक्शन कैरी आउट करानी है तो रिएक्टेंट के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि रिएक्शन हो सके? तो आपको ये बात समझ आ रही है कि मिनिमम मुझे 500 तो एनर्जी चाहिए ना। मेरे पास 100 है, मुझे चाहिए मिनिमम 500, तब जाके मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होऊंगा। और ये जो मिनिमम एनर्जी मुझे चाहिए इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये इतने अच्छे से केवल इसीलिए समझा रही हूं क्योंकि ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब बच्चा हो जाता है डब्बा गुल, नहीं समझ आता कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी है क्या थ्रेशहोल्ड है। ध्यान से सुनो बच्चों, मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है ताकि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके? बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। मगर आपके पास 100 है, आपको 500 तक जाने के लिए एक्स्ट्रा कितनी देनी पड़ी एक्टिवेट कराने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो तो प्लीज लिख देना कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू योर कमेंट्स लेटर ऑन। बट अभी क्लियर है? दिस इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो। एनी प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क आस्क आस्क। ठीक है, डन। आगे देखिए, चलिए यहां तक कहानी हो गई। अब एक और बड़ी अच्छी बात बताती हूँ, एक फॉर्मूला जिससे जेईई मेन के भर भर के सवाल आते हैं, इसको बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। लिखिए ARRHENIUS, अर्हेनियस इक्वेशन। बच्चे देखो, वैसे तो वो जो सिक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, है ना, ये सारी रिएक्शंस करानी चाहिए। मतलब अगर मैं जेईई मेन की बात करूँ ना तो एज अ परफेक्ट टीचर मुझे ये सारी चीज़ें करानी चाहिए, एंड एज अ परफेक्ट स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें करके भी जानी चाहिए। आई टोटली अग्री। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का बाउंस बैक देखा होगा, या जब मैंने इसी चैप्टर को अपने प्लस के कोर्स में कराया था, तो मैंने कोई मतलब इतना सा भी टॉपिक, ऐसे बोलते हैं ना, इतना सा भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा। जब मैंने मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं छूटा हमारी क्लास में जिसमें से मेन या एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है। बट सिचुएशन अभी डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि मेरे पास 20 दिन का टाइम है। 20 दिन में बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो चीज़ें, जो बेसिक्स है ना, ये भी नहीं आते। बच्चों, ये जो टॉपिक्स मैं लिख रही हूँ ना, इनमें से मैक्सिमम, वो कहते हैं ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड विल बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स। अब जो बाकी बच्चे कुछ टॉपिक्स है ना, उनमें से ऐसा नहीं है मैं मतलब अगर मैं ये बोल दूँ कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो मैं कोई मतलब पेपर वाली थोड़ी ना हो, जैब वाली एनटीए वाली थोड़ी ना हो कि मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा। बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि दीज आर द टॉपिक्स जिसमें से मैक्सिमम टाइम सवाल बनते हैं। बाकी टॉपिक से भी बन सकते हैं बट द चांसेस आर वेरी लेस। तो वो लेस चांसेस पे खेलने की बजाय प्ले विद द थिंग्स जिनसे, समझ रहे हो, मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चंस बने। तो अगर किसी की श्रद्धा भावना है कि मैम हमें इतना बेसिक्स आता है, हम आपने जितना रिवाइज कराया ये हमारे लिए ओके है, बट वी वांट टू डू मोर, और चीज़ें आप करना चाह रहे हो, यू वांट टू डू मोर क्वेश्चंस, यू वांट टू डू मोर टॉपिक्स, आप डेफिनेटली बाउंस बैक 1.0 देख सकते हो, या जो मेरा प्लस का कोर्स चल रहा है, जब मैंने प्लस में अचीवर में पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स, आप वहाँ से भी देख सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप प्लस वाली क्लासेस देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब बाउंस बैक 1.0 से देख सकते हो। ठीक है, चलिए
अब बच्चे मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो रेट कांस्टेंट होता है ना के, ये जो है ना, दिस इज वेरी 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 डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। इसका और टेम्परेचर का ना बहुत प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन होता है कि अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो जाता है। मतलब ये जो रेट कांस्टेंट है ये टेम्परेचर एज वेल एज कैटलिस्ट दोनों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज कैटलिस्ट। और इसी रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अरहेनियस की इक्वेशन दी गई। अरहेनियस इक्वेशन कहता है कि K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू द पावर माइनस EA/RT। केमिकल काइनेटिक्स के कुछ 7-8 फॉर्मूला है और पेपर में फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे। पेपर में सवाल सिंपल आएगा, ठीक है, मगर वही है कि बच्चे को पता होना चाहिए A क्या है, AT क्या है, A0 क्या है, EA क्या है, K क्या है, A क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जितने फॉर्मूला है उनको परफेक्शन से करके जाना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू A ई रेज टू द पावर माइनस EA/RT। मैं सारी चीज़ें एक एक करके समझाती हूँ। एक मिनट, यहां पर T क्या है, T इज द टेम्परेचर जो कि केल्विन में मेंशन होना चाहिए। R क्या है, वही यूनिवर्सल है ना गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू या तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में दे रखी होगी, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल में आपको लिखनी है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन जूल या फिर कैलोरीज में दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो EA यहाँ पर लिखा हुआ है, इस EA को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहली और सबसे भयंकर गलती जो आपसे पेपर में होती है, कई बार ये एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल्स में दे रखी होती है और हमारी आंखें तो क्या होती है, बटन है ना। मेरा बेटा है ना नक्श छोटा, उसको मैं फोन, आईपैड, लैपटॉप कुछ देखने नहीं देती। तो मैंने उसको बचपन से एक चीज सिखाई है कि बच्चों अगर तुम मतलब है ना, मैं उसको बोलती हूँ कि नक्श अगर तू फोन देखेगा ना तो तेरी आईज बटन हो जाएंगी। बटन होते हैं ना, बटन, ये बटन, आईज बटन हो जाएंगी, कुछ दिखेगा नहीं तेरे को बाद में, ठीक है। तो वो फोन, आईपैड, लैपटॉप वगैरह कुछ टच नहीं करता, स्क्रीन उसकी हम अवॉइड करते हैं। तो तुम्हारे भी कोई छोटे भाई बहन हो ना, ठीक है, या कजन्स के बच्चे हो, तो एक मेरा मैसेज पहुंचा देना, बच्चों को, छोटे बच्चों को फोन, आईपैड, लैपटॉप सबसे दूर रखा करो, ठीक है। एंड तुम भी कोशिश करा करो थोड़ा कम स्क्रीन टाइम लगाया करो। जो पढ़ाई वाली चीजें हैं वो तो करनी जरूरी है, बट हाँ हमें क्या होता है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, कब 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं लगता, कब ऐसे स्वाइप अप करी जा रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, करी जा रहे हैं, रीले देख रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा ना कम, कई बच्चे मैंने देखा है कि पागलों की तरह फोन में मतलब लगे रहते हैं, है ना, गेम्स देखने रहते हैं। भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, आंखें दोबारा वापस नहीं आती है। हाँ, तो क्या हो जाता है ना, कई बार पेपर में हमारी आईज हो जाती है बटन, हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर दे रखा होता है किलो जूल में या फिर किलो कैलोरी में, नीचे होता है जूल में, वहीं गड़बड़ हो जाती है, 1000 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो एक तो ये गलती जो कोई बच्चा नहीं करेगा। आगे देखिए, और ये जो ए, जो एक्सपोनेंट वाली टर्म से पहले लिखा होता है, इस ए को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, दिस इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और दूसरी चीज, इसको हम FF भी बोलते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, बट स्टिल इसको हम थोड़ा सा याद रखना, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ये जो K है, ये K वही है जो पहले के जमाने में हम रेट कांस्टेंट कहा करते थे ना, रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू द पावर A B रेज टू द पावर B, वही ये रेट कांस्टेंट है। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई, ठीक है। अब कई बार जेई मेन वाले ना थोड़ा चंटपना करते हैं, थोड़े से अच्छे सवाल पूछ लेते हैं। अच्छे सवाल पूछने का मतलब हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि बताओ ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, कई बार तो सिंपल सवाल आएगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए। कई बार वो टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है कि ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसको आपने FF यानी कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला, इसका मतलब क्या है। तो बच्चे ए का मतलब है it is basically a measure of rate of total collisions among the reactant particles। यानी कि भैया मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ टोटल कोलिजन। कि देखो अब ध्यान से सुना, मेरे पास करोड़ों रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, करोड़ों रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, बट जब भी 2 रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, हो सकता है उनकी एनर्जी इतनी ना हो कि वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर ले, बट जितने भी ऑल द
collisions which are taking place irrespective of their kinetic energy, वो जो है वो A represent करता है, which is the measure of total collisions, है ना, it is a measure of rate of total collisions among the particles, reactant particles, but it is irrespective of the kinetic energy. क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई? और ये जो दूसरा फैक्टर है e रेज टू द पावर माइनस EA/RT, ये क्या, ये देखो, ये मुझे बताएगा व्हाट इज द रेट ऑफ टोटल कोलिजन, ठीक है, सारी कोलिजन्स, मगर e रेज टू द पावर माइनस EA/RT क्या बताता है, ये मुझे बताता है द फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स जो एक्टिवेटेड स्टेट में गए हैं. दिस बेसिकली टेल्स मी द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, है ना, इन एक्टिवेटेड स्टेट, इन एक्टिवेटेड स्टेट. या क्या मैं बोल सकती हूँ, ये मुझे उन पार्टिकल्स के फ्रैक्शन के बारे में बताता है कि जो उस बैरियर को क्रॉस करके आगे पहुंचे हैं. ए क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, मगर उनमें से केवल कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सके, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर सके. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स इन द एक्टिवेटेड स्टेट विल बी टोल्ड टू अस बाय e रेज टू द पावर माइनस EA/RT. ठीक है, तो या तो ऐसा सवाल आता है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ टोटल कोलिजन, यानी कि वो तुमसे ए निकलवा रहा है. कई बार ऐसा कहेगा कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो भैया वो e रेज टू द पावर माइनस EA/RT पूछ रहा है. एक टाइप का सवाल. दूसरे टाइप का सवाल ये होता है कि तुम्हें ये डायरेक्टली रटना है, k इज इक्वल टू ए e रेज टू द पावर माइनस EA/RT. मैं कहूँ ln ले लो दोनों साइड, क्या आ गया, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT. या फिर कई लोग इसको ऐसे लिख देंगे, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT. क्या ये बात सबको समझ आई? भाई ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ लिया, समथिंग समथिंग, कोई भी 2-3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक पूछ लिया. एक मस्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये कि वो कहेगा प्लॉट करके दिखाओ ln k वर्सेज 1/t, ln k वर्सेज 1/t. मैंने कहा 1 मिनट मैम इधर आओ, ln k वर्सेज 1/t. मैम क्या मैं इसको, हाँ इसको, क्या मैं इसको y कह दूं? मैंने कहा कह दो. क्या 1/t को मैं x कह दूं? तुमने कहा मैम कह दो. तो क्या ये y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी जैसा नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये m इंटू एक्स प्लस सी जैसा नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है. जहां से आपको नजर आएगा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप कितना, माइनस EA/R. और इंटरसेप्ट कितना, इंटरसेप्ट कितना, इंटरसेप्ट की वैल्यू ln ऑफ a. स्लोप नेगेटिव, EA पॉजिटिव R पॉजिटिव, यानी कि स्लोप नेगेटिव. सो इस तरीके का ग्राफ आएगा. क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? यहाँ से डायरेक्ट आपके मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं. एक और टाइप की चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अनदर टाइप ऑफ सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं, आप यहीं से स्टार्ट करें. k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस EA/RT. क्या आपको नजर आ रहा है, अगर मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ होगी. तो क्या मैं रख दूं K1 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू द पावर माइनस EA/RT1. भाई टेम्परेचर चेंज करने से A और EA की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होंगी, यानी कि K2 विल बी इक्वल टू A इंटू ई रेज टू द पावर माइनस EA/RT2. क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? क्या आपको K1 K2 मिल जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस EA/RT1, ये ऊपर जाके प्लस EA/RT2. यानी कि यहाँ से पूरी डेरिवेशन आप कर सकते हैं. पेपर में करोगे तो भैया अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, पेपर में नहीं करना. तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखकर बता रही हूँ, विच इज ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303. अच्छा ln है ना, तो EA मतलब 2.303 लगाओ ना, भूल जाओ. ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2. और कई बुक्स में लिखा होता है log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2. पहली गलतियां बता रही हूँ. पहली गलती, भैया पूछता है लॉग में, तुम आंसर में 2.303 से डिवाइड ही नहीं करते. भैया देता है टेम्परेचर डिग्री सी में, तुम केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाते हो. भैया देता है एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में, तुम उसको जूल में कन्वर्ट करना भूल जाते हो. क्या ये एक तो कई बच्चे तो सुपर महान होते हैं, उनको यही नहीं याद रहता log K1/K2 था, K2/K1 था, 1/T1 माइनस 1/T2 था, 1/T2 माइनस 1/T1 था. बच्चों मैं आपको बोल रही हूँ
ये जो टॉपिक्स मैंने आज क्लास में कराए हैं ना, और जो उस दिन 40 मिनट का लेक्चर लिया था, ये वो टॉपिक्स है जिनमें जेईई मेन का सवाल मतलब लिटरली बनेगा। और अगर आता, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये आएगा, और फिर भी तुम अगर गलत करके आ रहे हो ना, तो भैया है ना, मेहनत में खोट है ना, मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो होड़ मीन्स मतलब मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, सबके चक्कर में जो बेयर मिनिमम है ना, इसको गलत करके जाओगे ना, तो भाई बहुत दुख होगा। तो जितने फॉर्मूला आज मैंने क्लास में लिखवाए हैं ना, ये तो करके जाने सुपर 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 कंपल्सरी है। इसके अलावा आप सब बच्चों की श्रद्धा भावना है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, कृपया करके ज़्यादा करें। हम बिल्कुल भी रोकने वालों में से नहीं हैं, है ना। हमको क्या मिलेगा रोक कर कि भाई बच्चा ज़्यादा ना करके जाए, आप डेफिनेटली ज़्यादा करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना बेयर मिनिमम करके जाना है, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक थियोरी हुई समाप्त। अब मैं आपको, है ना, फाइल सेव कर लेती हूँ। अब मैं आपको ना क्वेश्चन से रूबरू कराती हूँ। विल नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन, 8:30 हो चुकी है, ठीक है। आई हैव अनदर यूट्यूब का सेशन, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसके बाद मेरा एक और यूट्यूब का सेशन है, तो वो अभी तो मैं थोड़ा सा ना फास्ट करेंगे। अब 20 क्वेश्चन है बच्चे, वी हैव अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस। एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू कराती हूँ, ठीक है ना। लेट अस गेट रूबरू। रूबरू का मतलब पता है ना, पहचान कर लेते हैं सारे सवाल से वन बाय वन, ठीक है। एक एक करके सवाल बताती हूँ, पहचान करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, कह रहे हैं द रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड हैव बीन मेजर्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज 700 से 1000 केल्विन। कह रहे हैं एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, ये डीकम्पोज हो रहा है 700 से 1000 केल्विन तक। हमने देखे हैं कि उनके रेट कांस्टेंट कैसे कैसे होते हैं। कह रहे हैं द डेटा हैज बीन एनालाइज्ड बाय प्लॉटिंग ln(k), अरे भाई, वर्सेस 10⁻³ ग्राफ। जैसे ही ये दिखा मेरे दिमाग में आया, अरे मैम ये तो वही है, क्या था कि k इज इक्वल टू Ae⁻⁻⁻ मेरे को समझ आ गया। मैंने कहा ln(k) इज ln A, है ना, ln ले लो बोथ द साइड, ln A माइनस EA/RT, ठीक है। अगर EA को मान लो, है ना, इन्होंने क्या कर दिया, 1000 से 10⁻³ से डिवाइड, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। भैया तुम चेंज कर रहे हो तो 10⁻³ से डिवाइड मल्टीप्लाई करना तुम्हारे हाथ में है। अब ये ln के y एक्सिस पे दिख रहा है, ln A लिखा हुआ है माइनस EA इंटू 1000, है ना, बाय R, और क्या दे रखा है ना, और 1000 से डिवाइड कर रखा है और t दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो मैंने कहा 1000/t को, इसको मैं x मान लूँ, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बन गया। कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज। मैंने कहा भैया एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप दे रखी है, स्लोप दे रखी है, और यहाँ से स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस EA/1000R। एक बार इक्वेट कर देना, R तुम्हें पता है EA की वैल्यू आ जाएगी। हेंस प्रूव्ड, कहा था ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। क्या ये बात सबको समझ आ गई। एक अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये क्या हो गया, एक अगला सेकंड क्वेश्चन, ये हमने सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया था, बट एक आधा बच्चा कह रहा था मैम इसमें डेटा मिसिंग है। तो बच्चे मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगी, आई विल क्रॉस चेक द क्वेश्चन। अगर कोई डेटा मिसिंग होगा तो आई लेट यू नो, बट मेरे हिसाब से जो तरीका मैंने बताया था उससे क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर कुछ ऐसा है कि डेटा मिसिंग है, भाई A का नहीं देना चाहिए था, B का देना चाहिए था, आई विल सॉल्व एंड लेट यू नो, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन में गड़बड़ होगी तो मैं सॉल्व कर लूंगी, अदरवाइज जो अप्रोच है अपनी, अप्रोच एकदम बढ़िया है, अप्रोच में कोई कमी नहीं है। ये बात ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है एट 345 केल्विन द हाफ लाइफ फॉर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैसियस कंपाउंड इनिशियली एट, कह रहे एक गैसियस कंपाउंड था, है ना, एक गैसियस कंपाउंड था जिसका इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है 55.5 किलो पास्कल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। वॉज 340 सेकेंड। मैंने कहा देखो भैया कितना बढ़िया है, टी हाफ दे रखा है 340 सेकेंड्स, ओके। कह रहे व्हेन द प्रेशर वॉज 27.8, कह रहे इसी गैस का जब प्रेशर 27.8 किलो पास्कल लिया, ठीक है, कह रहे द हाफ लाइफ वॉज फाउंड टू बी 170। भाई मैंने कहा भैया हमको समझ आ गया क्या करना चाह रहे हो, तुमने टी हाफ दिया है, तुमने 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी है, और हमको फंसाओ मत। आप हमसे पूछ रहे हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आपको नजर आ रहा है, ये मेरे नोट्स का सवाल है।
क्या आपको नजर आया? ये हमारे नोट्स का सवाल है। कहाँ गया भाई बच्चों? क्या नजर आया कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इंटू 1 माइनस एन? क्या ये बात सबको समझ आ गई आपको? क्या आप लिख सकते हो टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 इज इक्वल टू ए नॉट 1 बाई ए नॉट 2 रेज टू द पावर 1 माइनस एस एन? क्या सॉल्व करके आंसर आ जाएगा? आ गया? सो बोला था ना कि ये क्वेश्चन सिंपल इतना याद रखना है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इंटू 1 माइनस एन। अब तुम पेपर में कंफ्यूज हो जाओ, मैम 1 माइनस एन था या एन माइनस 1 था, क्योंकि बुक्स में जब सॉल्व करा होता है ना तो अलग अलग तरीके से करते हैं। कई बुक वाले लिखते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए नॉट रेज टू द पावर एन माइनस 1, तो तुम्हें पेपर में नहीं याद रहता। तो प्लीज याद रखना है ना, जो मैंने तुम्हें सिखाया टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस एन वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये था आज की क्लास का तीसरा सवाल, जिसमें आई थिंक सब बच्चों को कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ फ्लास्क इज फिल्ड विद इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। भैया ने इसकी भी हाफ लाइफ दे रखी है, भैया ने इसकी भी हाफ लाइफ दे रखी है, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या सब बच्चों को क्लिक कर गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है? क्या ये क्लिक कर गया? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब पूछ रहे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बिकम 4 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अभी ये सिखाया नहीं था कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी विल बी इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 रेज टू द पावर एन द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये किया था, डायरेक्ट इस फॉर्मूला से सवाल आ जाएगा। आपको वो टाइम निकालना है जहां पर ए की कॉन्सेंट्रेशन है ना बी के 4 गुना हो जाए, तो भी तुम कर लोगे। टाइम दोनों के लिए सेम रख देना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कोई मुश्किल नहीं है। आगे क्वेश्चन को कैरी आउट, मतलब आगे वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कैटलिस्ट ए रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन बाय 10 किलोजूल पर मोल एट 300 केल्विन। मैंने कहा भैया क्या दे रखा है? टेम्परेचर। मैंने कहा भैया ने एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दी। कह रहा है कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलोजूल से कम हो जाती है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट है ना के जब कैटलिस्ट था, के जब अनकैटलाइज था, इज ई रेज टू द पावर एक्स, assume that the pre-exponential factor is same in both the भैया k is equal to a e raised to the power ea by rt। ये k2 हो गया, मतलब ये कैटलाइज वाला हो गया, ये अनकैटलाइज वाला हो गया, a e raised to the power माइनस ea by rt। बच्चों टेम्परेचर सेम, r सेम, a सेम, मैं काट नहीं रही हूँ, मैं लिख कर दिखा रही हूँ। इनका रेशो निकालना है, यानी कि ये ea कैटलाइज वाला, ea अनकैटलाइज वाला, तो एक x तो दूसरा x माइनस 10। क्या ये बात समझ आई? मतलब यार ऐसे चिंपैंजी क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। क्या है? फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं। बस गलती यही होती है, बच्चा भूल जाता है कि माइनस था या नहीं था, खेल खत्म। कह रहा है द रेट कांस्टेंट, ये सारे जेई मेन 2022 के सवाल है और 23 में भी यही लेवल मेंटेन होगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता। कह रहे द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग। मैंने कहा भैया एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ हमसे बारी बारी मत पूछा करो, चिड़ मच जाती है। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय rt। ठीक है ना, कह रहे हैं ln k, मैंने कहा सही है। और 1/t का ग्राफ, 1/t का ग्राफ दिख गया, यानी कि ये दे रखा है, ये क्या है, इसको इक्वेट करना ln a, और ये क्या है, ये हो गया ea बाय r। लो क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी, ea पूछ रहे हैं। सेम सवाल आ गया। दिस इज नोन एज अ चिंपैंजी क्वेश्चन। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है? चिंपैंजी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। कह रहे इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 9 केल्विन द रेट कांस्टेंट गेट्स डबल्ड। मतलब कह रहा है भैया एक K1 है, एक K2 है, K2 की वैल्यू 2 टाइम्स K1 होगी। मान लो टेम्परेचर T था, अब टेम्परेचर T प्लस 9 केल्विन है। क्या आपको समझ आ गया? ln ऑफ K2 बाय K1 वाला इक्वेशन लगेगा कि जहां पर 2 टेम्परेचर दे रखे हैं, 2 K की वैल्यू आएंगी। Assuming a reaction to be occurring at 300 Kelvin, the value of activation energy। यार कैसा सवाल है यार, K2 by K1 ही तो दे रखा है, तो कर लोगे log K2 by K1 is equal to EA by 2.30 CR 1/T1 minus 1/T2। 1/T1 तुमको पता है, 1/T2 तुमको पता है, K2 पता है, K1 पता है। आ गया आंसर। क्या यार फॉर्मूला बेस्ड सवाल में भी अगर तुम गलत करके आओगे तो फिर इतना पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए, कह रहे फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B द रेट कांस्टेंट K अपने को दे रखा है, हमने कहा वेरी गुड। कह रहा the time required for 67% completion of the reaction is this times the half life of the reaction। कह रहा the value of x। मैंने कहा भैया t half life तो अपने को पता है which is 0.693 by k। रेट कांस्टेंट अपने को पता है, 0.693 पता है, t हाफ अपने को निकालना आ जाएगा। कह रहा है ये जो t 67% है is x टाइम्स t हाफ।
अरे यार इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना था, टी हाफ तुमको पता है, टी 67% निकालने का फॉर्मूला सिखाया, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 माइनस एल्फा, एल्फा को 0.67 कर देना, ए नॉट पता है, ए टी निकाल लोगे, ए टी निकल गया तो लिख दोगे ए नॉट माइनस, है ना, तो क्या लिख दोगे, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी। आ गया, ये तो वही है, टी 67 निकालना हो तो डरना थोड़ी ना है भाई, टी 67 भी तो निकालना हो तो डरोगे थोड़ी ना, ये फॉर्मूला वही है, के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी, ए टी निकला, यहाँ पुट करो, ये पता है ना, के पता है, टी निकाल लोगे, आ गया आंसर। अगेन चिंपैंजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। कह रहे हैं रेडियो एक्टिव, अच्छा एक चीज बताना भूल गई हूँ बच्चे, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो वैसे तो रेडियो एक्टिविटी अपने जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ठीक है, इस बार तो इन्होंने वैसे ही हटा दिया रेडियो एक्टिविटी वाला जेईई मेन से, तो अगर कभी आता है रेडियो एक्टिविटी का सवाल तो डरना मत, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से सॉल्व हो जाएगा। तो ऑल द रेडियो एक्टिव डिकेज, आपने सुना होगा ना भाई हिरोशिमा नागासाकी में कितने साल पहले अटैक हुआ था, है ना, रेडियो एक्टिव डिके कितने साल पहले हुआ था, बट आज तक ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनमें अभी भी चाहे कुछ % बट इफेक्ट देखा जाता है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं 100% डिकम्पोज नहीं होते ना, वो कम होते जाते हैं, बट उनकी हाफ लाइफ समझ रहे हो, अगर 0.0005 बचा तो फिर अगले में 0.00025 समझ रहे हो, फिर 0.00125 तो खत्म नहीं होगा। आगे देखो, कह रहे फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 200 डेज, ठीक है। अब एक बात बताओ कि आपको टी हाफ समझ आ गया 0.693 बाई के, अगर एक रेडियो एक्टिव का टी हाफ दे रखा है यानी कि उसने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का के दे दिया, समझ रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का के दे दिया। कह रहे द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर 83 डेज इज, अरे पहले तो उसने के निकाल लिया, के निकालोगे, कह रहे आफ्टर 83 डेज वो कितना बचा होगा, पहले कितना था अब कितना बचा होगा, उसकी परसेंटेज निकालनी है। ए की तो फॉर्मूला आता है अपने को के टी, है ना, के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी, ये तुम्हें पता है इतने डेज है, के तुमको पता है, इनिशियल ए नॉट है, फाइनल ए टी निकाल लोगे, मतलब आपको ए नॉट बाई ए टी तो निकालना है, परसेंटेज ही तो पूछी है, परसेंटेज ही तो पूछी है कि व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, पहले ए नॉट बाई ए टी निकाल लो, फिर फाइनली ए टी बाई ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, यू विल गेट द आंसर। समझ गए? सो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वन ऑफ द रिएक्शन इन अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज दिस, ई की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम दिस टू दिस, अरे भैया चेंज इन टेम्परेचर, द चेंज इन द रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व्ड इज दिस, ओके, मतलब रेशो, कह रहा है के 300 डिवाइडेड बाय के 310। अब यार उसके पास भी सवालों की कमी है, वो ये नहीं पूछ रहा के 300 बताओ, वो ऐसे लिख के दे रहा है कि के 300 इज x टाइम्स के 310, तो यार वो रेशो ही तो पूछ रहा है। आ गया, क्या था, ln ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल टू EA बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये हमको पता है, ये हमको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी पता है, R पता है, ln k2 बाय k1 आ जाएगा, सिंपल। अब कई बच्चे यहाँ पे ना लॉग वॉक से डरते हैं कि मैम ln की वैल्यू कैसे आएंगी, हमको तो नहीं दी होती, इतना डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जो रिक्वायर्ड डेटा होता है इतना पेपर में गिवन होता है। कह रहा है द इक्वेशन, ये भी बहुत बढ़िया भैया, क्या ये देखते ही तुमको याद आ गया, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, कंपेयर करना, k इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 12 सेकेंड इनवर्स देखते ही समझ आ गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ई की पावर ये कितना दे रखा भैया ने, -26 1 2 3 k डिवाइडेड बाई टी, क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं? कह रहे हैं इज फॉलोड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज, ये ए है, ई के ऊपर लिखा हुआ ये माइनस माइनस, तो ये ई ए बाय आर की वैल्यू क्या ये है, इज दिस द वैल्यू ऑफ ई ए बाय आर, आ गया, आर पता है, ई ए निकालोगे कितनी देर लगती है। आगे देखिए, कह रहे हैं द हाफ लाइफ फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ गैसियस कंपाउंड ए इज इतना, when the gaseous was pressure was इतना, when the pressure was इतना, the half life was found to be this।
डोंट टेल मी कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ रिपीट क्वेश्चन जो अभी अभी मैं करा के आई हूँ कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू द पावर 1 माइनस एन। अब वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी एक्वस स्पीशीज के लिए कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, किसी गैसियस स्पीशीज के लिए वो प्रेशर हो सकती है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद है। अगला सवाल कह रहे फॉर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन, ऐसा कह रहे हैं, ये बढ़िया डर गया बच्चा, कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द वेरिएशन इन पार्शियल प्रेशर विद टाइम एट 600 केल्विन इज गिवन, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। मैंने कहा यार बच्चा तो डर जाएगा, मतलब एजोमीथेन तो बच्चों को पता ही नहीं है ये क्या है, ये डीकम्पोज भी होता है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या सिखाया था, KT इज इक्वल टू ln ऑफ A नॉट बाई AT। भैया क्या हो गया, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी, प्रेशर दे रखा है, ln ऑफ P नॉट बाई PT, क्या ln ऑफ P नॉट बाई P, इन भैया ने P बाई P नॉट दे दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस KT, तो y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ ही तो हो गया, स्लोप से कोरिलेट कर दोगे। याद रखना यहाँ P बाई P नॉट दे रखा है, हमारे फॉर्मूला पे P नॉट बाई P होता है, तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, समझ गए। कर लोगे, अभी सारे कराऊं, अब कर पाओगे। कह रहे फॉर अ रिएक्शन A टू फॉर्म 2B + C द हाफ लाइफ ऑफ 150 व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे भाई कितनी बार ये सेम क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग तरीकों से एक ही क्वेश्चन पूछ रखा है। देखना, दो हाफ लाइफ दे रखी है, एक ये, दो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और एक ही रिएक्टेंट है, क्या उसके टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट रेज टू द पावर 1 माइनस एन। इतने क्वेश्चन टफ नहीं है इस चैप्टर के जितने फॉर्मूला टफ है, तो फॉर्मूला को 5-6 बार लिख के देख लेना, तब तक अपने मन में बोलो, अपनी मम्मी को बोल बोल के पकाओ, अपने किसी दोस्त को लेके बैठ जाओ, उसको पकाओ, जब तक तुम्हें फॉर्मूला पे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। अगर फॉर्मूला पे कॉन्फिडेंस आ गया तो ये चैप्टर बन जाएगा, बस चिल मारो, हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पे कॉन्फिडेंस नहीं आया तो ये चैप्टर कोई दिन नहीं बनेगा, समझ गए। सो अगले भी ये देखो, ये कर लेना यार, हो जाएगा। ये वो वाला क्वेश्चन था, द अबव रिएक्शन हैज बीन स्टडीड एट दिस, द डेटा इज गिवन इन द फॉलोइंग, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO इज। केवल NO के रिस्पेक्ट में डेटा आपको बताना है कि NO के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वही है ना। ये देखो, ये दोनों को सेम रखा, इन दोनों को सेम रखा, जब कॉन्सेंट्रेशन आपने आधी करी तो रेट डबल हो गया, देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन आधी करने से रेट डबल हो गया, तो कर लोगे। ऑन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO बाई 2, तो जो रेट है ना, वो कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, मतलब डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इतनी मल्टीपल्स में होंगे, तो आप निकाल लोगे द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। ठीक है, आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन भी कर लोगे। सो आई थिंक ये वही ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, ये वापस टेबल वाला क्वेश्चन आ गया, और ये सारे क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 तो मैंने तुमको करा ही दिए है ना, 14 ये, 15वां ये, 15 क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए, बाकी 5 क्वेश्चन होमवर्क। तो मैं वापस आप बच्चों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, केमिकल काइनेटिक्स से डर लगता है या अगर छोड़ के जाना चाह रहे हो या फिर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद द चैप्टर, प्लीज़ डोंट स्किप द चैप्टर। जितना मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज़ मोर देन अनफ फॉर योर JEE मेन, इतना करके जाओ, मगर मेक श्योर जितने फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए हैं उन फॉर्मूला को रिपीट बेसिस पे रिवाइज करो, क्योंकि मैं आई एग्री, अगर किसी बच्चे को पूरी नॉलेज है ना तो उसको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होती, आई टोटली अग्री। मगर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा चैप्टर है जिसके फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है, तो बच्चा क्या कहता है कि मैं रटूँ नहीं, मैं वहाँ जाके डिराइव कर लूँगा। डेरिवेशन इज़ ईजी, ऐसा भी नहीं है कि डेरिवेशन मुश्किल है। इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबकी डेरिवेशन आसान है, मगर टाइम कंज्यूमिंग है ना, पेपर में टाइम ही तो गेन करना है। एक ऐसा बच्चा जो इनऑर्गेनिक में प्रो है, सपोज करो तुम्हें मैथ्स नहीं आती और तुम केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन के भरोसे JEE मेन के पेपर में जा रहे हो, तो बच्चों फिर नंबर 140-150 से ऊपर नहीं जाते हैं। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर अटक गया है, ठीक है, या जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर मतलब इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, ठीक है, या यू आर फाइटिंग फॉर टाइम, तो प्लीज़ मेक श्योर इस पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूला आप कंप्लीट करके जाएं, ठीक है। सो विद दिस थिंग आई थिंक हमें वाइंड अप करना चाहिए ये पर्टिकुलर सेशन, एंड अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले सेशन में। अगले सेशन में ईदर विल बी डूइंग सरफेस केमिस्ट्री और
वी माइट डू कोऑर्डिनेशन, लेट मी सी, ठीक है, कौन सा चैप्टर मोस्ट मतलब तुम्हें ज़्यादा करना है, तो इफ़ इट इज़ कोऑर्डिनेशन आई विल हेल्प यू सॉल्व कोऑर्डिनेशन, अदरवाइज विल गो विद द रेगुलर ऑर्डर, सरफेस करेंगे, फिर पी ब्लॉक करेंगे, फिर मेटलर्जी करेंगे, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो विल मेक श्योर कि बीबीएस में हम सारे 11th और 12th के टॉपिक्स कंप्लीट कर लें। फाइन। इसके साथ साथ जो भी बच्चे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म